बात करने वाले हैं जीआईटी एंड इट्स डिसऑर्डर। जीआईटी एंड इट्स डिसऑर्डर, सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं लेयर्स इन द जीआईटी। लेयर्स इन द जीआईटी, इनसाइड टू आउट। इसके अंदर सबसे अंदर होती है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस प्रोपरिया, इंसिरोसा एंड एडवेंटेशिया। म्यूकोसा के अंदर सबसे अंदर होती है लाइनिंग एपिथेलियम, उसके बाद होती है लेमिना प्रोपरिया और उसके बाद होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है, सबसे पहले अंदर होती है लाइनिंग एपिथेलियम, उसके बाद होती है लेमिना प्रोपरिया, उसके बाद होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा। सब म्यूकोसा के अंदर होता है मीजनर प्लेक्सस। मीजनर प्लेक्सस होता है वो सब म्यूकोसा के अंदर होता है। मीजनर प्लेक्सस सब म्यूकोसा के अंदर होता है। मस्कुलरिस प्रोपरिया इनर सर्कुलर होता है, आउटर लॉन्गिट्यूडिनल होता है और इनके बीच में होता है ओरबैक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस। ओरबैक प्लेक्सस या माइंट्रिक प्लेक्सस दोनों मस्कुलर लेयर के बीच में होता है। सबसे बार वाली होती है सिरोसा एंड एडवेंटेशिया। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कंजेनाइटल एनोमलीज। ठीक है, कंजेनाइटल एनोमली सबसे पहले आती है ए गैंग्लियोसिस। ए गैंग्लियोसिस के अंदर होता है एब्सेंस ऑफ द ए गैंग्लियोसिस के अंदर होता है एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन। इसोफेगस के अंदर एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन है। कंजेनाइटल कोज है तो उसको बोलते हैं इक्लेजिया कार्डिया, और एक्वायर्ड कोज है तो चागास डिजीज ट्रेपेनोसोमा क्रूजू की वजह से होती है। चागास डिजीज ट्रेपेनोसोमा क्रूजू की वजह से होती है। एक्वायर्ड कोज होता है कंजेनाइटल है तो इक्लेजिया कार्डिया की वजह से होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर है तो हिर्श स्प्रूम डिजीज। कंजेनाइटल है तो हिर्श स्प्रूम डिजीज और एक्वायर्ड है तो इधर भी चागास डिजीज है। और एक होती है कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से होता है टॉक्सिक मेगाकोलोन। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होता है टॉक्सिक मेगाकोलोन। अब आता है इक्लेजिया कार्डिया। इक्लेजिया कार्डिया के अंदर है इन द इक्लेजिया के अंदर है एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन। ठीक है, इक्लेजिया के अंदर होता है एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन की वजह से नो पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस नहीं होता है। ठीक है, ओके, नो पेरिस्टाल्सिस। एक होता है लॉस ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरॉन एट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, इसकी वजह से होता है फेल टू रिलैक्स, फेल टू लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू रिलैक्स। यानी लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाता है। लॉस ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरॉन एट द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर और एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन की वजह से पेरिस्टाल्सिस नहीं हो पाता। इसके अंदर होता है ट्राइड होता है। ट्राइड के अंदर नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, नीट 2020 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। इक्लेजिया कार्डिया के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्लेजिया कार्डिया होता है एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन तो नो पेरिस्टाल्सिस, लॉस ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरॉन एट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है तो फेलियर ऑफ द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर टू द रिलैक्स। और थर्ड पार्ट होता है इसका अंदर है, यहां पर आप देख सकते हो ये होता है गैंग्लियन होता है जो कि इसोफेगस को सप्लाई करता है। वेगस होती है जो कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को कंस्ट्रक्ट कराती है और इनहिबिटरी न्यूरॉन है जो कि इसको रिलैक्स कराती है। यहां पर आपका इनहिबिटरी न्यूरॉन काम नहीं करेगा और गैंग्लियन है वो नहीं है। गैंग्लियन नहीं है तो पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा। इनहिबिटरी न्यूरॉन नहीं है तो आपका लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाएगा। थर्ड होती है इसके अंदर है, अपन ने पढ़ा था इसको वेगस है वो कोलिनर्जिक सप्लाई होती है वो वेगस की वजह से होती है। ठीक है, कोलिनर्जिक सप्लाई है वो इंटेक्ट है, यहाँ पर वेगस की वजह से होती है। ठीक है, इंटेक्ट कोलिनर्जिक रेस्पॉन्स होता है, इसकी वजह से इंक्रीज द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन है वो बढ़ जाती है क्योंकि वेगल सप्लाई है वो इंटेक्ट है। तो इसके अंदर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन की बढ़ने की वजह से बेरियम सोलो पर यह दिखता है बर्ड बीक अपीयरेंस। ठीक है, बेरियम सोलो पे यह दिखता है बर्ड बीक अपीयरेंस। ठीक है, बेरियम सोलो पे यह दिखता है बर्ड बीक अपीयरेंस। बेरियम सोलो पे यह दिखता है आपका बर्ड बीक अपीयरेंस। और इसके अंदर जो डायलेटेड है इसोफेगस का पार्ट है वो डायलेटेड हो जाता है। ठीक है, ऊपर से इसोफेगस है वो डायलेटेड हो जाती है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन बढ़ जाती है। बेरियम स्वेलो के अंदर बर्ड बीक अपीयरेंस दिखता है। ठीक है, एम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है बेरियम स्वेलो के अंदर बर्ड बीक अपीयरेंस मिलता है इक्लेजिया कार्डिया के अंदर। तो इसके अंदर ट्राइड हो गया, सबसे पहले हो गया एब्सेंस ऑफ द, सबसे पहले हो गया एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन, उसकी वजह से पेरिस्टाल्सिस नहीं होता है। दूसरा होता है लॉस ऑफ द इनहिबिटरी न्यूरॉन एट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, उसकी वजह से फेलियर टू रिलैक्स, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता है। और उसके बाद है कोलिनर्जिक सप्लाई है वो इंटेक्ट है, इसकी वजह से लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन बढ़ जाती है क्योंकि इसके अंदर वेगल सप्लाई है वो इंटेक्ट है, इसलिए इसोफेगस से वो डायलेटेड हो जाती है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन बढ़ जाती है। बेरियम स्वेलो के अंदर इसमें बर्ड बीक अपीयरेंस दिखता है। उसके बाद आती है हिर्श स्प्रूम डिजीज। हिर्श स्प्रूम डिजीज होती है उसको बोलते हैं कंजेनाइटल ए गैंग्लियोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन। लेकिन हिर्श स्प्रूम डिजीज होती है कंजेनाइटल ए गैंग्लियोसिस ऑफ द इंटेस्टाइन। इसके अंदर क्या होता है इमेच्योर अरेस्ट हो जाता है। इसके अंदर होता है इमेच्योर, ठीक है, इसके अंदर होता है इमेच्योर अरेस्ट हो जाता है इन द डिसेंट ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल जो कि सप्लाई करती है, जो सप्लाई करती है गैंग्लियन सप्लाई टू द इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, उसका डिसेंट नहीं हो पाता, इमेच्योर अरेस्ट हो जाता है इन द डिसेंट ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट। इसकी वजह से ये म्यूटेशन की वजह से होता है, रेट जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है। ये रेट जीन रेस्पॉन्सिबल होता है माइग्रेशन ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर कोई गैंग्लियन नहीं है डिस्टल सेगमेंट के अंदर। ठीक है, तो डिस्टल सेगमेंट के अंदर है वो कोई गैंग्लियन नहीं है, इसलिए ये कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, नो गैंग्लियन, और बाकी वाला नॉर्मल पार्ट है वो डायलेटेड रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल पार्ट है वो डायलेटेड रहता है और जहां पर ए गैंग्लियन है, जहां पर गैंग्लियन नहीं है तो वो पार्ट है वो आपका कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसके अंदर जो रेट जीन होता है वो होता है GDNF फैमिली का मेंबर है, GDNF फैमिली का है। उसके बाद में गैंग्लियन के नहीं होने की वजह से वहां पर ए पेरिस्टोल्सिस है वो नहीं होती है, नो पेरिस्टोल्सिस एंड नो इनफोल्डिंग। ठीक है, वहां पे नो पेरिस्टोल्सिस एंड नो इनफोल्डिंग होती है। तो जो डायलेटेड सेगमेंट होता है वो प्रोक्सिमल वो नॉर्मल होता है। डायग्नोसिस के लिए अपन स्क्रीनिंग करते हैं, इसके लिए एनोरेक्टल मैनोमेट्री करते हैं। एनोरेक्टल मैनोमेट्री के अंदर दिखती है एब्सेंस ऑफ द एनोरेक्टल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स, एब्सेंस ऑफ द एनोरेक्टल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। और कंफर्म डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए अपन रेक्टल बायोप्सी करते हैं। ऑलवेज रेक्टम को यूज किया जा सकता है। रेक्टम के अंदर एब्सेंस ऑफ द गैंग्लियन अपन को दिखते हैं। अपन जो सैंपल लेते हैं वो 2 सेंटीमीटर अबव द डेंटेड लाइन लिया जाता है, 2 सेंटीमीटर अबव द डेंटेड लाइन। ठीक है, 2 सेंटीमीटर अबव द डेंटेड लाइन। रेक्टल बायोप्सी होता है ये गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। रेक्टल बायोप्सी गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन होता है। और जो एनोरेक्टल मैनोमेट्री के अंदर है एब्सेंस ऑफ द एनोरेक्टल इनहिबिटरी रिफ्लेक्स। उसके बाद में आता है इसोफेजियल ट्यूमर्स के अंदर बात कर लेते हैं। इसोफेजियल ट्यूमर के अंदर बिनाइन ट्यूमर होता है वो सबसे मोस्ट कॉमन होता है। बिनाइन ट्यूमर होता है लियोमायोमा।
ठीक है। बिनाइन ट्यूमर मोस्ट कॉमन होता है वो लियोमायोमा होता है, दूसरा होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर, इसके अंदर होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा जो कि मोस्ट कॉमन होता है, दूसरा होता है आपका एडिनोकार्सिनोमा। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का मार्कर होता है वो होता है आपका क्रेटिन। और इस साइड के अंदर बात कर लेते तो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है वो मिड 1/3 इसोफेगस के अंदर होता है, एडिनोकार्सिनोमा होता है वो लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस के अंदर होता है। अब बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर के अंदर, सभी रिस्क फैक्टर है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के होते हैं एक्सेप्ट अपन ये याद कर लो एडिनोकार्सिनोमा के कौन से रिस्क फैक्टर होते हैं, बेरेट इसोफेगस जो कि मोस्ट कॉमन होता है एडिनोकार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर। इसके अलावा तंबाकू होता है, स्मोकिंग होती है, रेडिएशन एंड अल्कोहल भी होता है। अब आता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर तंबाकू होता है, पॉवर्टीज होती है, पॉवर्टी तंबाकू, अल्कोहल तंबाकू होता है, अल्कोहल होता है, स्मोकिंग होती है। इसके अलावा क्रोनिक इक्लेजिया कार्डिया, ये इंपॉर्टेंट है, क्रोनिक इक्लेजिया, क्रोनिक जो इक्लेजिया होता है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा कॉस्टिक इंजरी होता है, फूड प्रिजर्वेटिव होते हैं और स्मोक्ड फूड होता है, और एचपीवी भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा हॉट बिवेजर्स, ठीक है, ओके, हॉट बिवेरेंज एंड रेडिएशन इंजरी भी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा दो रिस्क फैक्टर है, बोथ आर द इनहेरिटेड कंडीशन होती है। पहली है टाइलोसिस पाल्मेरिस एंड प्लांटेरिस, इसके अंदर होता है हाइपरकेरेटोसिस ऑफ द पाम एंड सोल, ठीक है, हाइपरकेरेटोसिस ऑफ द पाम एंड सोल, ये रिस्क फैक्टर होता है आपका स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा का, ठीक है। उसके बाद है प्लमर विल्सन सिंड्रोम, उसको बोलते हैं पैटरसन केली सिंड्रोम, इसके अंदर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, पोस्टीरियर इसोफेजियल वेव मिलते हैं, और पोस्टीरियर इसोफेजियल वेव मिलते हैं, और उसके अंदर ग्लोसाइटिस भी, पोस्टीरियर इसोफेजियल वेव और उसके अंदर ग्लोसाइटिस भी, ठीक है, उसके अंदर ग्लोसाइटिस भी होती है, ठीक है, उसके अंदर ग्लोसाइटिस भी होती है, तो इसके अंदर ये होते हैं। उसके बाद आता है आपका कौन कौन से रिस्क फैक्टर है, कौन कौन से है जो कि एडिनोकार्सिनोमा की रिस्क को कम करते हैं, तो इंजेक्शन ऑफ द फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल, इंजेक्शन ऑफ द फ्रेश फूड एंड वेजिटेबल जो कि कम करते हैं, रेफ्रिजरेशन इसकी वजह से भी कम होता है, और एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से, एच पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से इसोफेगस के अंदर रिस्क है वो एडिनोकार्सिनोमा की रिस्क है वो कम होती है। अब आता है स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर सबसे पहले ऊपर पार्ट होता है उसको कार्डियक बोलते हैं, बीच वाले को फंडस बोलते हैं, उसके नीचे बॉडी होती है, बॉडी के बाद एंट्रम होता है, सबसे नीचे पाइलोरस होता है, कार्डियक होता है, उसके अंदर एफ सेल या फोव्यूलर सेल होती है जो कि म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल होती है, लेकिन फोव्यूलर सेल या म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल होती है, कार्डियक के अंदर होती है। इसके अलावा बॉडी और फंडस के अंदर चीफ सेल होती है जो कि पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज का सिक्रीशन करती है। इसके अलावा पैराइटल सेल्स होती है जो कि एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती है, जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर है वो विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा एंट्रम के अंदर म्यूसिन सिक्रीटिंग सेल्स होती है और जी सेल होती है, जी सेल की वजह से गैस्ट्रिन रिलीज होता है, जो गैस्ट्रिन होता है जो कि एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सिक्रीशन कराता है। जी सेल होती है वो एंडोक्राइन सेल होती है। इसके अलावा पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है वो एचसीएल की उपस्थिति में बनता है। तो ये होता है स्टोमक के अंदर मेन सेल्स। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं गैस्ट्राइटिस की, इन्फ्लेमेशन ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकोसा को बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। दो टाइप की होती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर रिस्क फैक्टर के अंदर बात करें तो हेवी स्मोकिंग हो सकता है, एक्सेसिव एल्कोहल, हेवी स्मोकिंग, एक्सेसिव एल्कोहल, एक्सेसिव एनसेट्स, यूरेमिया, इंपॉर्टेंट है यूरेमिया की वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती है। इसके अलावा है शॉक और इस्कीमिया की वजह से भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती है। इसके अलावा स्ट्रेस, तो स्ट्रेस, शॉक, ठीक है, स्ट्रेस, शॉक, इस्कीमिया, यूरेमिया, एक्सेसिव एनसेट्स, एक्सेसिव एल्कोहल, हेवी स्मोकिंग। इसके अलावा क्रोनिक के अंदर होता है मोस्ट कॉमन होता है एच पाइलोरी का इंफेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एच पाइलोरी के इंफेक्शन की वजह से होती है वो होती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होती है। इसके अलावा पर्नीशियस एनीमिया जो कि ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस होती है, लेकिन ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस है, पर्नीशियस एनीमिया, ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस या पर्नीशियस एनीमिया, ये रिस्क फैक्टर है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का। इसके अलावा एल्कोहल, स्मोकिंग, एनसेट्स और रेडिएशन, ठीक है, तो इसके अंदर दो खास है, ओके, एच पाइलोरी के अंदर एच पाइलोरी की वजह से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होती है और पर्नीशियस एनीमिया ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस होती है, और एक्यूट के अंदर है यूरेमिया की वजह से एक्यूट गैस्ट्राइटिस होती है। बाकी स्ट्रेस अल्सर भी होते हैं एक्यूट। इसके अलावा एच पाइलोरी इन्फेक्शन होता है वो ओके कॉज करता है कंप्लीट म्यूकोसल, ठीक है ना, ओके, एच पाइलोरी इन्फेक्शन कॉज करता है कंप्लीट म्यूकोसल एट्रोफी, ठीक है, एच पाइलोरी की वजह से होती है कंप्लीट म्यूकोसल एट्रोफी होती है। एच पाइलोरी गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की रिस्क को बढ़ाता है और इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा की रिस्क को कम करता है, क्योंकि ये कंप्लीट म्यूकोसल एट्रोफी करता है, इसलिए कोई ग्लैंड नहीं होती है तो कोई ट्यूमर्स नहीं होता है, लेकिन कोई ग्लैंड नहीं तो कोई ट्यूमर नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन है वो गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा की रिस्क को बढ़ाता है, इसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा की रिस्क को कम करता है। एच पाइलोरी इन्फेक्शन कॉज करता है कंप्लीट म्यूकोसल एट्रोफी कॉज करता है, इसकी वजह से ओके कोई ग्लैंड नहीं तो कोई ट्यूमर नहीं, कंप्लीट म्यूकोसल एट्रोफी कॉज करता है इसोफेगस के अंदर। अब आता है जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या होती है, तो इसके अंदर होता है ट्रांजिएंट म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन होता है। ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन ऑन माइक्रोस्कोपी के ऊपर देखते हैं तो न्यूट्रोफिल इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है, तो एक्यूट के अंदर न्यूट्रोफिल मिलती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। और दूसरा क्रोनिक होता है ये ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन होता है प्लस म्यूकोसल एट्रोफी होती है, लेकिन ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन प्लस म्यूकोसल एट्रोफी होती है। इसके अंदर अपन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं तो लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल इन द गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर मिलती है, लेकिन इसके अंदर लिम्फोसाइट एंड प्लाज्मा सेल गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर, तो क्रोनिक के अंदर है लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर मिलती है। इसके अंदर ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन एंड म्यूकोसल एट्रोफी होती है, और इसके अंदर है ट्रांजिएंट म्यूकोसल इन्फ्लेमेशन होता है, न्यूट्रोफिल मिलती है गैस्ट्रिक म्यूकोसा के अंदर। अब अपन बात कर लेते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 90% होती है वो एच पाइलोरी के साथ में होती है, मोस्ट कॉमन यही होती है। दूसरी होती है विदाउट एच पाइलोरी होती है, वो ओनली फॉर 10% होती है, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, ये टाइप ए गैस्ट्राइटिस होती है। जो एच पाइलोरी के साथ में होती है वो होती है, एक होती है मेनली होती है मोस्ट कॉमन होती है जो कि एंट्रम जो
पार्ट होता है वो प्रीडोमिनेंट होता है, एंट्रल प्रीडोमिनेंट होती है, और ये गैस्ट्राइटिस होती है आपकी टाइप बी गैस्ट्राइटिस होती है। एक गैस्ट्राइटिस होती है वो पेन गैस्ट्राइटिस होती है, इसको बोलते हैं मल्टीफोकल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, मल्टीफोकल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। इसके अंदर म्यूसिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, एसिड का प्रोडक्शन है वो भी कम हो जाता है। लेकिन पेन गैस्ट्राइटिस के अंदर म्यूसिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, ठीक है, म्यूसिन का सिक्रेशन कम हो जाता है और एसिड का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और एंट्रल प्रीडोमिनेंट होती है, इसके अंदर एसिड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और म्यूसिन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। तो इसके अंदर क्योंकि पूरी गैस्ट्रिक इन्फ्लाम हो चुकी है, ढंग से पेन गैस्ट्राइटिस हो चुकी है, तो इसके अंदर एसिड का सिक्रेशन भी कम हो जाता है, म्यूसिन का सिक्रेशन के साथ साथ में एसिड का सिक्रेशन भी कम हो जाता है पेन गैस्ट्राइटिस के अंदर। और जो एंट्रल प्रीडोमिनेंट होती है जो कि मोस्ट कॉमन होती है, टाइप बी भी बोलते हैं, इसके अंदर म्यूसिन का सिक्रेशन तो होता है कम पर एसिड का सिक्रेशन होता है ज्यादा। और एच पाइलोरी के साथ में नहीं होती, वो होती है आपकी ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, वो होती है टाइप ए गैस्ट्राइटिस, वो विदाउट एच पाइलोरी होती है और 10% होती है। तो ये क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर एच पाइलोरी के साथ में होती है 90%, दूसरी होती है विदाउट एच पाइलोरी होती है 10% होती है, ऑटो इम्यून होती है टाइप ए होती है, इधर एंट्रल प्रीडोमिनेंट टाइप बी होती है, ये मल्टीफोकल एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होती है। उसके बाद में आता है एच पाइलोरी। एच पाइलोरी की एफिनिटी या ट्रोफिज्म होता है फॉर द गैस्ट्रिक एपिथेलियम के लिए, ठीक है, गैस्ट्रिक एपिथेलियम के लिए ट्रोफिज्म होता है। लेकिन एच पाइलोरी का एच पाइलोरी होता है वो ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है और ग्राम स्टेनिंग के अंदर ब्लू दिखता है, ठीक है, ओके, ब्लू ऑन द, ठीक है, ये दिखता है ब्लू ऑन द ग्राम स्टेनिंग एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होता है। इसकी एफिनिटी होती है गैस्ट्रिक एपिथेलियम के प्रति। ये नॉट सीन इन द इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया या ड्यूडेनम के अंदर ये सीन नहीं होता है, ठीक है, नॉट सीन इन इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया और ड्यूडेनम के अंदर ये सीन नहीं होता है। इन द स्टोमक के अंदर भी ये मेनली होता है वो एंट्रम होता है, एंट्रल प्रीडोमिनेंट गैस्ट्राइटिस कॉज करता है, एंट्रल प्रीडोमिनेंट गैस्ट्राइटिस कॉज करता है। इसके वायरुलेंस फैक्टर है, सबसे पहला होता है फ्लेजिला, फ्लेजिला इसकी वजह से वो रिमेन मोटाइल रहता है विस्कस म्यूसिन के अंदर। दूसरा होता है यूरियज, ओके, ब्रेथ यूरिया करते हैं अपन, इससे ये क्या करता है, यूरियज है तो अमोनिया लेकिन यूरियस क्या करता है, यूरिया को ब्रेक करता है, उसकी वजह से अमोनिया रिलीज होती है, पीएच बढ़ती है जो कि एलो करती है, एच पाइलोरी को सर्वाइव करती है एसिडिक मीडियम के अंदर। ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी अपन देखते हैं एच पाइलोरी के अंदर ये इंट्रा एपिथेलियल होता है और न्यूट्रोफिल और सब जो एपिथेलियल एरिया होता है प्लाज्मा सेल उनके अंदर रहता है, ठीक है। एच पाइलोरी होता है इंट्रा एपिथेलियल होता है, एच पाइलोरी इंट्रा एपिथेलियल होता है, इंट्रा एपिथेलियल, ठीक है, ओके। एच पाइलोरी के अंदर अपन देखते हैं तो इंट्रा एपिथेलियल, न्यूट्रोफिल एंड एपिथेलियल, ठीक है, न्यूट्रोफिल एंड सब एपिथेलियल एरिया के अंदर प्लाज्मा सेल होती है, ठीक है, ओके। इंट्रा एपिथेलियल होती है न्यूट्रोफिल एंड सब एपिथेलियल के अंदर होता है प्लाज्मा सेल। उसके बाद आता है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है वो होता है एडिशन के लिए जो मॉलिक्यूल होता है वो होता है बेब ए होता है जो कि बाइंड करता है गैस्ट्रिक म्यूकोसा से। और साइटोटॉक्सिक साइटोलाइटिक टॉक्सिन होता है वो होता है कैग ए और वैग ए, ठीक है, कैग सी ए जी, कैग ए और वैग वी ए सी ए, वैग ए, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय करता है गैस्ट्रिक एपिथेलियम को, डिस्ट्रॉय करता है साइटोटॉक्सिक, ठीक है, ओके। साइटोलाइटिक टॉक्सिक होता है कैग ए और वैग ए होता है जो कि डिस्ट्रॉय करता है, जो कि गैस्ट्रिक एपिथेलियम को डिस्ट्रॉय करता है। और डायग्नोसिस के लिए अपन इसके लिए गैस्ट्रिक बायोप्सी करते हैं, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए अपन इसके अंदर गैस्ट्रिक बायोप्सी करते हैं और स्टेन यूज करते हैं। इसके अंदर खास स्टेन होता है एच पाइलोरी के यूज खास स्टेन होता है, उसको बोलते हैं खास स्टेन होता है, उसको बोलते हैं वार्थिन स्टेरी सिल्वर स्टेन, ठीक है, ओके। वार्थिन स्टेरी सिल्वर स्टेन होता है जिसके अंदर ब्लैक रोड, ठीक है, ब्लैक कलर के रोड होते हैं क्योंकि ये बेसिलाई होते हैं तो रोड के समान दिखाई देते हैं। दूसरा अपन जिम्सा स्टेनिंग करते हैं तो इसके अंदर ब्लू रोड दिखाई देते हैं, ब्लू या बेसिलाई, और ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं, ठीक है, ये ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं, ब्लू रोड दिखाई देती है, बेसिलाई ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होते हैं। और कल्चर मीडिया एच पाइलोरी के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है स्क्रू मीडिया, ठीक है, स्क्रू मीडिया यूज किया जाता है एच पाइलोरी के लिए। एच पाइलोरी क्या क्या कॉजेज करता है तो क्रोनिक एच पाइलोरी की वजह से क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होती है, दूसरी पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, तीसरी गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा होता है, चौथा गैस्ट्रिक लिम्फोमा होता है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा को बोलते हैं माल्टोमा होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक लिम्फोमा या माल्टोमा, गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा, पेप्टिक अल्सर डिजीज एंड गैस्ट्रिक क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। उसके बाद आती है ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस, बोलते हैं टाइप ए गैस्ट्राइटिस को बोलते हैं ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस। ये 50 से 60 साल एज के अंदर होती है, फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन होती है। इसके अंदर एंटीबॉडी अगेंस्ट द पेराइटल सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, एंटीबॉडी बनती है। इसके अंदर होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप के, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। इसके अंदर होती है ओके ऑटो इम्यून जो गैस्ट्राइटिस होती है वो ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस होती है, वो टाइप ए गैस्ट्राइटिस होती है, 50 से 60 साल पे होती है, फीमेल के अंदर कॉमन होती है। पैथोजन है एंटीबॉडी अगेंस्ट द पेराइटल सेल, तो पेराइटल सेल से HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन होता है, उसके लिए पंप होता है वो होता है हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस पंप होता है। सेकंड इससे पेराइटल सेल से निकलता है इंट्रिंसिक फैक्टर। दूसरा होता है CD4 T सेल, ठीक है, ओके, CD4 T सेल होती है, CD4 T सेल अगेंस्ट द पेराइटल सेल, तो एंटीबॉडी और सेल होती है जो कि इसको डिस्ट्रक्शन करती है पेराइटल सेल को, इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस या टाइप ए गैस्ट्राइटिस। टाइप ए गैस्ट्राइटिस या ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस के अंदर HCl का सिक्रेशन कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड्रिया। इसके अलावा अपने काटा इंट्रिंसिक फैक्टर है वो कम हो जाएगा, तो इसकी वजह से होगा पर्नीशियस एनीमिया। और इसके अलावा पेप्सिन का भी सिक्रेशन कम हो जाता है, पेप्सिन होता है वो कम हो जाता है क्योंकि HCl की वजह से वो HCl की वजह एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, तो पेप्सिन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जी सेल का हाइपरप्लेजिया, HCl कम होगा तो जी सेल है उसका हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, तो गैस्ट्रिन का लेवल और बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं गैस्ट्रिनोमा, लेकिन गैस्ट्रिनोमा हो जाता है, जी सेल का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, तो इसके अंदर जी सेल का हाइपरप्लेजिया हो जाता है, पेप्सिन है वो कम हो जाता है, इंट्रिंसिक फैक्टर है वो कम हो जाता है, और HCl हाइड्रोक्लोरिक
एसिड भी कम हो जाता है। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर कॉम्प्लिकेशन होती है। पहले ये पेप्टिक अल्सर डिजीज, पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर साइट होती है प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, मोस्ट कॉमन साइट होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज की प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम होती है। स्टोमक के अंदर होती है लेसर, ठीक है, स्टोमक के अंदर होती है अलोंग द लेसर कर्वेचर, और दूसरी होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, एक होती है मैकल्स डाइवर्टिकुलम, मैकल्स डाइवर्टिकुलम होते हैं एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ठीक है, एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, मैकल्स डाइवर्टिकुलम, एक है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन स्टोमक के अंदर अलोंग द लेसर कर्वेचर, एंड प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम के अंदर मोस्ट कॉमन होती है प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम, प्रॉक्सिमल ड्यूडेनम। इसके अलावा कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज की? कॉम्प्लिकेशंस क्या है? तो पेप्टिक अल्सर डिजीज की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होता है ब्लीडिंग, इसके अलावा होती है परपोरेशन, इसके अलावा होती है ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, इसके सब मोस्ट कॉमन होती है ब्लीडिंग, ठीक है, नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ब्लीडिंग, सबसे मोस्ट कॉमन होता है ब्लीडिंग, इसके अलावा होती है परपोरेशन, इसके अलावा होती है ऑब्स्ट्रक्शन। दूसरा है गैस्ट्रिक गैस्ट्राइटिस सिस्टिका, एपिथेलियल परपोरेशन विद फॉर्मेशंस ऑफ द एपिथेलियल लाइन सिस्ट, ठीक है, एपिथेलियल लाइन सिस्ट, इसको बोलते हैं गैस्ट्राइटिस सिस्टिका, एपिथेलियल परपोरेशन विद फॉर्मेशंस ऑफ द एपिथेलियल लाइन सिस्ट। उसके बाद में होता है इंटेस्टाइनल, उसके बाद में होता है इंटेस्टाइन डिजीज। सबसे पहले आती है माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम, इसके अंदर आती है सीलिएक डिजीज, ट्रॉपिकल स्पूर एंड विपल डिजीज, ठीक है। सबसे पहले अपन बढ़ते हैं सीलिएक डिजीज। सीलिएक डिजीज होता है, ये होती है ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी, ग्लूटेन सेंसिटिव एंटेरोपैथी, इसके अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टू द ग्लूटेन फूड। ग्लूटेन फूड होता है वो होता है बार्ले, राई, ओट, व्हीट, बार्ले, राई, ओट और व्हीट। इसका एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है ड्यूडेनम के अंदर। इसका डायग्नोसिस के लिए अपन स्क्रीनिंग का यूज करते हैं, वो होता है एंटी टीटीजी एंटीबॉडी, एंटी टीटीजी एंटीबॉडी, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी, लेकिन 3 एंटीबॉडी यूज करते हैं, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी, एंटी टीटीजी एंटीबॉडी, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी। इसके अंदर होता है HLA एसोसिएशन होता है HLA-DQ2, HLA-DQ8 एंड HLA-B8, HLA-B8, HLA-DQ2, HLA-DQ2, HLA-DQ8 एंड B8, लेकिन HLA-DQ2, HLA-DQ8 और B8 होता है। इसके अंदर पैथोजेनेसिस के अंदर अपन समझ लेते हैं। पैथोजेनेसिस के अंदर इसके अंदर सबसे पहले होता है जिसके अंदर भी HLA-DQ2, HLA-DQ2 या ओके B8 है वो पॉजिटिव होता है, तो इसके अंदर होती है APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ठीक है। इसके अंदर होती है एंटीजन APC एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होती है, ये एंटीजन को प्रेजेंट करती है। इसके अंदर एंटीजन को जब अपन ग्लूटेन डाइट खाते हैं तो ग्लूटेन डाइट है वो विलाई के अंदर आती है। विलाई के अंदर एंजाइम होता है TTG टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज, ठीक है, एंजाइम होता है TTG टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। इसकी वजह से बनता है डीएमिनेटेड ग्लाइडिन, ठीक है, ओके, डीएमिनेटेड ग्लाइडिन बनता है। ये क्या करता है APC इसको प्रेजेंट करती है। APC है वो CD4 सेल को इसको प्रेजेंट करती है, उसकी वजह से बी सेल क्या करती है, बी सेल है वो एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, ओके, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी। और दूसरी होती है एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, ठीक है, एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी और एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी है वो विलाई को डैमेज करते हैं। इसके अलावा ये CD4 T8 सेल होती है वो CD8 T सेल को एक्टिवेट करती है, ये भी इसको डैमेज करती है। बाकी एंटीबॉडी बन गई, एंटीबॉडी है जो कि इसको डीएमिनेटेड ग्लाइडिन को डैमेज करती है, और जो CD8 T सेल होती है वो विलाई को डैमेज करती है। CD8 T सेल होती है वो विलाई को डैमेज करती है, CD8 T सेल, ठीक है, CD एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडी, एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडी, और दूसरी होती है एंटी टीटीजी, TTG होता है टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंटीबॉडी। ये सब बनते हैं डीएमिनेटेड ग्लाइडिन के अगेंस्ट। और इसके अंदर होता है HLA-DQ2 एंड B8, HLA-DQ2 और B8। मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन देखते हैं तो ड्यूडेनल बायोप्सी अपन लेते हैं, नॉर्मल ड्यूडेनल बायोप्सी है। इसके अंदर अपन देखते हैं तो CD8 T सेल, ठीक है, लिम्फोसाइट है वो इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन मिलता है, CD8 T सेल या लिम्फोसाइट का इन्फिल्ट्रेशन मिलता है। इसके अलावा विलाई के डैमेज होने की वजह से लॉस ऑफ विलाई मिलते हैं, और क्रिप्ट होती है वो इलोंगेटेड क्रिप्ट मिलती है, और क्रिप्ट के अंदर हो जाता है हाइपरप्लेजिया, ठीक है, तो क्रिप्ट का हाइपरप्लेजिया मिलेगा, ठीक है, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, इलोंगेटेड क्रिप्ट एंड लॉस ऑफ द विलाई एंड CD8 T सेल, इनका इन्फिल्ट्रेशन मिलता है। सीलिएक डिजीज के अंदर नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसके अंदर एक क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, इलोंगेटेड क्रिप्ट एंड लॉस ऑफ द विलाई, CD8 T सेल, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेशन मिलता है। सीलिएक डिजीज के अंदर इमेज है वो पूछी गई है। क्लिनिकल फीचर्स है इसके अंदर है डायरिया के साथ में पेशेंट पर माल एब्जॉर्प्शन के सिम्टम आएंगे। डायरिया के साथ में पेशेंट प्रेजेंट करेगा वेट लॉस, फटीग एंड फ्लैटुलेंस, ठीक है, फ्लैटुलेंस, फटीग, वेट लॉस और डायरिया। इसके अलावा इसके अंदर इंक्रीज द रिस्क ऑफ द T सेल लिम्फोमा की, इसके अंदर नीट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सीलिएक डिजीज पेशेंट के अंदर है इंक्रीज रिस्क ऑफ द T सेल लिम्फोमा, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ द, इसके अंदर है लिम्फोमा की रिस्क बढ़ जाती है, इंक्रीज रिस्क ऑफ द T सेल लिम्फोमा। इसके अंदर है ट्रीटमेंट के लिए अवॉइड ग्लूटेन डाइट को अवॉइड किया जाता है, ठीक है, अवॉइड द ग्लूटेन इन द डाइट। इसके अलावा होता है ट्रॉपिकल स्पूर, दूसरी डिजीज है ट्रॉपिकल स्पूर, एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी या ट्रॉपिकल एंटेरोपैथी। दूसरी होती है एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी, ट्रॉपिकल स्पूर या ट्रॉपिकल एंटेरोपैथी। इसके अंदर है इटियोलॉजी के अंदर बात करते हैं मल्टीपल इन्फेक्शन, ई कोलाई एंड जियार्डिया, ठीक है, इसके अंदर है मल्टीपल इन्फेक्शन है, ई कोलाई, मल्टीपल इन्फेक्शन ई कोलाई और जियार्डिया की वजह से होती है ट्रॉपिकल स्पूर, एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी एंड ट्रॉपिकल एंटेरोपैथी, ट्रॉपिकल स्पूर, ट्रॉपिकल एंटेरोपैथी एंड एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी। इसके अंदर ऑन द माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन देखते हैं तो पार्शियल लॉस ऑफ द विलाई, ठीक है, पार्शियल लॉस ऑफ द विलाई प्लस माइल्ड क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया भी मिलता है, ठीक है, माइल्ड क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया एंड पार्शियल लॉस ऑफ द विलाई। तो ये है तो आपकी ट्रॉपिकल स्पूर, एनवायरमेंटल एंटेरोपैथी, ट्रॉपिकल एंटेरोपैथी। इसके अंदर मल्टीपल इन्फेक्शन है, ई कोलाई एंड जियार्डिया, पार्शियल लॉस ऑफ द विलाई एंड माइल्ड क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया। उसके बाद में आती है आपकी खास डिजीज है विपल डिजीज, इटियोलॉजी है ठीक है, ओके, ट्रोफाइरेमा,
ट्रोफाइरेमा विफ्लेई, इटियोलॉजी है ट्रोफाइरेमा विफ्लेई, ये होता है ग्राम पॉजिटिव एक्टिनोमाइसिटीज, रोड शेप, ठीक है, रोड शेप होता है, ठीक है, रोड शेप होता है, ग्राम पॉजिटिव एक्टिनोमाइसिटीज होता है, उसको बोलते हैं ट्रोफाइरेमा विफ्लेई। ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ इसके अंदर है, एक तो जीआईटी के अंदर माल एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, कहाँ क्या अफेक्ट करता है, पहले होते हैं जीआईटी के अंदर माल एब्जॉर्प्शन होता है, इसके अंदर जीआईटी के अंदर माल एब्जॉर्प्शन होता है, सीएनएस के अंदर डिमेंशिया कॉमा और सीजर्स आते हैं पेशेंट को, डिमेंशिया कॉमा और सीजर्स आते हैं, और जॉइंट के अंदर होता है मायोक्लोनस होता है, तो जॉइंट्स के अंदर मायोक्लोनस होता है, सीएनएस के अंदर डिमेंशिया कॉमा और सीजर आते हैं, जीआईटी के अंदर माल एब्जॉर्प्शन होता है, ये होता है ट्रोफा, ठीक है, ओके, ट्रोफाइरेमा विप्लई की वजह से होता है, जो कि ग्राम पॉजिटिव एक्टिनोमाइसिटीज होता है, रोड शेप होता है, इसके पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले होता है बैक्टीरिया ट्रोफाइरेमा विप्लई, ये इनगल्फ कर दिया जाता है मैक्रोफेज के द्वारा, इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, इसलिए स्वेलोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्वेलो मैक्रोफेज, इसको जो जिसने स्वेलोन मैक्रोफेज विद partially digested bacterial accumulate in the lamina propria layer, ठीक है, ये lamina propria layer के अंदर होती है, lamina propria layer के अंदर होती है, ठीक है, slowen macrophage with partially digested bacterial accumulate in lamina propria layer, इसकी वजह से होता है lymphatic obstruction होता है, इसकी वजह से फेट का माल एब्जॉर्प्शन होता है, फेट का माल एब्जॉर्प्शन होता है, ऑटो इम्यून एंटेरोपैथी एसोसिएटेड विद FOXP3 म्यूटेशन, ऑटो इम्यून एंटेरोपैथी एसोसिएटेड विद FOXP3 म्यूटेशन। अब अपन देख लेते हैं ड्यूडेनल बायोप्सी के अंदर क्या दिखता है, ड्यूडेनल बायोप्सी के अंदर अपन को दिखता है मैक्रोफेजेज दिखती है, मैक्रोफेजेज होती है, इसके अंदर ये होती है पास पॉजिटिव एंड डाई एस्टेरेज रेजिस्टेंट होती है, लेकिन पास पॉजिटिव एंड डाई एस्टेरेज रेजिस्टेंट मैक्रोफेजेज होती है, इसके अंदर है बेसिलाई, देख सकते हो आप, ये रेड कलर के इसके अंदर मैक्रोफेज के अंदर बेसिलाई है, ठीक है, रेड कलर के मैक्रोफेज के अंदर है बेसिलाई है, तो इसके अंदर होती है, ये होता है आपका पास पॉजिटिव एंड डाई एस्टेरेज रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, ये होता है पास पॉजिटिव और डाई एस्टेरेज रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, पहला है पास पॉजिटिव और दूसरा है वो आपका डाई एस्टेरेज रेजिस्टेंट होता है, बेसिलाई है वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर है ओके बेसिलाई होते हैं, बैक्टीरिया बेसिलाई ओके बेसिलाई होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है इंटेस्टाइनल टीबी होता है, जो कि इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है इंटेस्टाइनल टीबी होती है, वो जेडेन स्टेन होता है, उसके अंदर पॉजिटिव होता है, उसका डायग्नोसिस कंफर्म करते हैं अपन एसिड फास्ट स्टेन से, ठीक है, तो इसका डीडी होता है इंटेस्टाइनल टीबी होती है, जो जेडेन स्टेन पॉजिटिव होती है, जो डायग्नोसिस अपन कंफर्म करते हैं वो एसिड फास्ट स्टेन से अपन डायग्नोसिस से कंफर्म करते हैं, इसके अंदर पास पॉजिटिव होती है, डाई एस्टेरेज रेजिस्टेंट होता है, और दूसरा आता है आपका इन्फेक्टिव अल्सर, एक होता है टाइफाइड अल्सर, टाइफाइड के अंदर अल्सर होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर्स होते हैं, इमेज के अंदर आप देख सकते हो लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर होते हैं टाइफाइड के अंदर, दूसरे होते हैं ट्यूबरकुलिन अल्सर्स होते हैं जिसके अंदर होते हैं ट्रांसवर्स अल्सर होते हैं, ठीक है, तो ट्यूबरकुलिन अल्सर होते हैं वो ट्रांसवर्स अल्सर होते हैं, टाइफाइड अल्सर्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर होते हैं, और अमीबिक अल्सर्स भी होते हैं जो कि एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से होते हैं, इसके अंदर अल्सर होते हैं वो फ्लास्क शेप अल्सर होते हैं, फ्लास्क शेप अल्सर का मतलब है इसके अंदर जो नेक है वो नैरो होती है और बेस है वो ब्रॉड होता है, ठीक है, इसके अंदर मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है सीकम के अंदर मोस्ट कॉमन साइट होती है, इसके अलावा होता है सिग्मोइड कोलोन, तो सीकम और सिग्मोइड कोलोन के अंदर होता है, ये कैन नॉट इन्वेड द मसल्स लेयर, ठीक है, ये मसल्स लेयर को इन्वेड नहीं कर पाता है, इसके अंदर डायग्राम के अंदर देख सकते हो ये है आपकी म्यूकोसा, इसके अलावा नीचे सब म्यूकोसा, मसल्स एंड सेरोसा, ये मसल्स को इन्वेड नहीं कर पा रहा है, यहाँ आता है नैरो, इसके नैरो नेक होती है, ब्रॉड बेस होता है, फ्लास्क शेप अल्सर होता है अमीबा की वजह से, इसके अंदर देख सकते हो मैक्रोफेजेज होती है, मैक्रोफेजेज के अंदर होती है आरबीसी होती है, ये देख सकते हो इधर फ्लास्क शेप अल्सर होता है, टीबी अल्सर और अमीबिक अल्सर होते हैं बहुत, ठीक है, टीबी अल्सर और अमीबिक अल्सर है बहुत जो अफेक्ट करते हैं वो इलियोसिकल जंक्शन को कॉमनली अफेक्टेड करते हैं, ठीक है, तो टीबी अल्सर और अमीबिक अल्सर बहुत अफेक्ट करते हैं, इलियोसिकल जंक्शन को कॉमनली अफेक्टेड करते हैं। उसके बाद आ जाती है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज IBD, इसके अंदर होता है ये क्रोनिक कंडीशन होती है, क्रोनिक कंडीशन है रिजल्टिंग फ्रॉम द इनएप्रोप्रिएट म्यूकोसल इम्यून एक्टिवेशन की वजह से होती है। इसके अंदर आपका होता है कॉल प्रोटेक्टिन मार्कर फॉर द सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, ठीक है, कॉल प्रोटेक्टिन होता है मार्कर फॉर सीवियरिटी ऑफ द डिजीज, इसके अंदर होती है अल्सरेटिव क्रोन डिजीज और दूसरी होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस। HLA के अंदर देखते हैं क्रोन डिजीज के अंदर होता है HLA-DR1, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होता है HLA-DR2, और जो T हेल्पर सेल होती है क्रोन डिजीज के अंदर T हेल्पर सेल 1 होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर T हेल्पर सेल 2 होती है। अब बात कर लेते हैं, सबसे पहले अपन बात करेंगे क्रोन डिजीज की, मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोन डिजीज, इसके अंदर साइट होती है एनी पार्ट ऑफ द GIT इन्वॉल्व कर सकती है क्रोन डिजीज, मोस्ट कॉमन साइट होती है वो होती है टर्मिनल इलियम, इसके अंदर कॉमनली रेक्टम है वो स्प्रेड, रेक्टम है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, इसके अंदर इलियोसिकल जंक्शन, इलियोसिकल वॉल है वो भी अफेक्टेड होता है, सीकम अफेक्टेड होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल प्लस लार्ज और लार्ज इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो सकती है, तो एनी पार्ट ऑफ द GIT हो सकता है, मोस्ट कॉमन होता है वो होता है टर्मिनल इलियम होती है, और कॉमनली रेक्टम है वो स्प्रेड होती है। मॉर्फोलॉजी के अंदर अपन बात कर लेते हैं क्रोन डिजीज की, मॉर्फोलॉजी के अंदर बात कर लेते हैं, इसके अंदर ग्रोस के अंदर होती है स्किप लीजन्स होते हैं, ठीक है, इसके अंदर है स्किप लीजन होते हैं, एक एरिया इन्वॉल्व हो चुका है, ये एरिया इन्वॉल्व हो चुका है तो वापस ये नॉर्मल है, उसके बाद ये एरिया इन्वॉल्व हो चुका है तो इसके अंदर होते हैं स्किप लीजन होते हैं, इसके अंदर एक क्रीपिंग फैट है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है, इसके अंदर क्रीपिंग फैट प्रेजेंट होती है, स्किप लीजन्स होते हैं, स्किप लीजन्स होते हैं। फर्स्ट लीजन सबसे पहले जो क्रोन डिजीज के अंदर लीजन होता है वो होता है एप्थस अल्सर, उसके एप्थस अल्सर है, उसके बाद वो आगे ग्रो करके सर्पेंटाइन अल्सर बना देता है, अलोंग द एक्सिस के अलोंग ग्रो करता है और सर्पेंटाइन अल्सर बना देता है, और उसके बाद में बच जाता है कोबाल स्टोन अपीयरेंस बल्जिंग ऑफ द नॉर्मल म्यूकोसा, लेकिन उसके बाद होता है कोबाल स्टोन अपीयरेंस या बल्जिंग ऑफ द नॉर्मल म्यूकोसा।
इसके अंदर होती है वो ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है और चारों लेयर है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, ऑल 4 लेयर्स आर इन्वॉल्व, इसके अंदर होता है ऑल 4 लेयर्स आर इन्वॉल्व या ट्रांसम्यूरल इन्वॉल्वमेंट होता है, फुल थिकनेस का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके अंदर है इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ द फिशर की रिस्क होती है, फिस्टुला की रिस्क होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, रिस्क ऑफ द फिशर और फिस्टुला मोर होती है, इसकी फिस्टुला की वजह से परफोरेशन की रिस्क भी ज्यादा होती है और इसके अंदर स्ट्रक्चर की रिस्क भी ज्यादा होती है, स्ट्रक्चर की रिस्क भी ज्यादा होती है क्योंकि इंक्रीज रिस्क ऑफ द फाइब्रोसिस, तो अल्सर है, अल्सर अंडरगो, ठीक है, अल्सर हो जाते हैं, उसकी वजह से फिशर हो सकता है, फिस्टुला और फिशर की रिस्क होती है वो ज्यादा होती है, इनकी वजह से परफोरेशन की रिस्क भी ज्यादा होती है और फाइब्रोसिस की वजह से स्ट्रक्चर की रिस्क भी ज्यादा होती है। तो फिशर, फिस्टुला, परफोरेशन, स्ट्रक्चर, फाइब्रोसिस इन सब की रिस्क होती है वो क्रोन डिजीज के अंदर ज्यादा होती है। और अपन बात कर लेते हैं माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं तो अपन न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन दिखता है क्रिप्स के अंदर, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के अंदर न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन मिलता है, तो इसके अंदर देख सकते हो, इसके अंदर इसके अलावा क्रिप्ट एब्सेस एंड क्रिप्ट का इन्फेक्शन, ठीक है, क्रिप्टाइटिस भी मिलता है, देख सकते हो यहाँ पर क्रिप्ट का इन्फेक्शन है क्योंकि बहुत सारी न्यूट्रोफिल है वो इसके अंदर घुस चुकी है तो उसको बोलते हैं क्रिप्टाइटिस। और इसके अलावा क्रिप्ट की एब्सेस भी हो सकती है, क्रिप्ट एब्सेस एंड क्रिप्टाइटिस, इसकी वजह से क्रिप्ट की है वो नॉर्मली एनाटॉमी होती है वो डिस्टोरेशन हो जाती है, तो क्रिप्ट डिस्टोरेशन हो जाता है, इमेज अपन देख सकते हो। इसके अंदर जो अपन एंटीबॉडी देखते हैं स्क्रीनिंग के लिए वो होती है क्रोन डिजीज के अंदर एंटी सेकेरोमाइसिस सेरिविसी एंटीबॉडी होती है, इसके अंदर होती है, अपने कहा था चारों लेयर इन्वॉल्व होती है, तो इन्फ्लामेशन होता है वो म्यूकोसा के अंदर होता है, सब म्यूकोसा, मसल्स और सेरोसा चारों के अंदर होता है, ऑल 4 लेयर है उनके अंदर इन्फ्लामेशन होता है। रेडियोलॉजिकली इसके अंदर होता है स्ट्रिंग साइन ऑफ द कंटूर, ठीक है, इसके अंदर होता है स्ट्रिंग साइन ऑफ द कंटूर होता है, इसका हॉलमार्क होता है कि इसके अंदर जो नेक्रोसिस होता है ना वो होता है नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है, ठीक है, इसके अंदर जो ग्रेनुलोमा होता है वो नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है और एनी ऑफ द 4 लेयर किसी भी लेयर के अंदर बन सकता है, नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है, ठीक है, इसके अंदर है नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा होता है, एनी ऑफ द 4 लेयर के अंदर बन सकता है। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होते हैं क्रोन डिजीज के अंदर, तो इसकी वजह से यूवीआइटिस हो सकता है और एरिथेमा नोडोसम हो सकता है और क्लबिंग ऑफ द फिंगर हो सकती है, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस हो सकती है, इसके अलावा क्यूटेनियस ग्रेनुलोमा फ्रॉम द नोड्यूल उनको बोलते हैं मेटास्टेटिक क्रोन डिजीज और उसका मिस नॉमर है, कोई कैंसर नहीं है वो, ठीक है, नो कैंसर मिस नॉमर होता है, उसको बोलते हैं मेटास्टेटिक क्रोन डिजीज होती है, कोई कैंसर नहीं होता है। इसके अंदर क्यूटेनियस ग्रेनुलोमा होता है उसको बोल नोड्यूल फॉर्म कर देता है, उसको बोलते हैं मेटास्टेटिक क्रोन डिजीज। बाकी माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस होती है, क्लबिंग ऑफ द फिंगर होती है, एरिथेमा नोडोसम होती है, यूवीआइटिस होती है, ये आपका एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशंस होते हैं क्रोन डिजीज के। इसके अलावा आ जाती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन साइट होती है वो रेक्टम होती है, रेक्टम है वो रेक्टम से होता है एक्सटेंड टू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द कोलोन पूरी इन्वॉल्व हो जाती है, उसको बोलते हैं पेन कोलाइटिस। यदि टर्मिनल इलियम इन्वॉल्व होती है तो उसको बोलते हैं बैकवास इलियाइटिस भी बोलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले डिसेंडिंग कोलोन इन्वॉल्व होती है, उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन इन्वॉल्व होती है, उसके बाद असेंडिंग कोलोन, उसके बाद असेंडिंग कोलोन है वो इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर कोई इसकी प्लीजन नहीं होता है, इसके अंदर कंटिन्यूअस इन्वॉल्वमेंट होता है, सुपरफिशियल इन्वॉल्वमेंट होता है, ओनली इसके अंदर म्यूकोसा और सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर दवाई यूज की जाती है वो मीसालामिन सल्फासालाजिन एंड स्टेरॉइड यूज की जाते हैं, ठीक है, ओके, मीसालामिन सल्फासालाजिन एंड स्टेरॉइड, ठीक है, इसके अंदर मीसालामिन सल्फासालाजिन एंड स्टेरॉइड यूज किए जाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर ग्रोस के अंदर देखते हैं तो लार्ज ब्रॉड बेस अल्सर देखते हैं, ये फर्स्ट स्टार्ट होते हैं वो होते हैं लार्ज ब्रॉड बेस अल्सर होते हैं, सेकंड ओके लेटर ऑन वो हीलिंग फेज के अंदर चले जाते हैं, उसके बाद वो रीजनरेटिव फेज के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, तो देख सकते हो ये है आपका नॉर्मल अल्सर, उसके बाद में नॉर्मल स्किन है, उसके बाद में ये आपका अल्सर बन गया, उसके बाद ये रीजनरेशन होने की वजह से यहाँ पर सूडोपोलिप्स बन जाते हैं, ठीक है, रीजनरेशन की वजह से यहाँ पर सूडोपोलिप्स बन जाते हैं, ये होते हैं म्यूकोसल ब्रिजेज होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अपन जो माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं तो न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है म्यूकोसा और सब म्यूकोसा के अंदर, इस वजह से इसके अंदर क्रिप्टाइटिस एंड क्रिप्ट एब्सेस बन जाते हैं जो कि क्रोन में भी होता है, क्रिप्ट एब्सेस एंड क्रिप्टाइटिस हो जाती है, उसकी वजह से क्रिप्ट का डिस्टोरेशन हो जाता है। इसके अंदर हिस्ट्री ऑफ द ब्लडी डायरिया प्रेजेंट होती है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ द ब्लडी डायरिया है इसका मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस है, हिस्ट्री ऑफ द ब्लडी डायरिया अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होता है। इसके अंदर न्यूट्रोफिल का इन्फिल्ट्रेशन होता है म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा के अंदर, इसकी वजह से क्रिप्टाइटिस एंड क्रिप्ट एब्सेस एंड क्रिप्ट का डिस्टोरेशन होता है, ये क्रोन में भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर मसल्स और सेरोसा होती है वो स्प्रेड होती है, ठीक है, स्प्रेड होती है, इन्वॉल्व नहीं होती है। रिस्क ऑफ द फिशर फिस्टुला परफोरेशन स्ट्रक्चर एंड फाइब्रोसिस इसके अंदर रेयर होती है, ठीक है, ओके, रिस्क ऑफ द फिशर, ठीक है, रिस्क ऑफ द फिशर फिस्टुला परफोरेशन स्ट्रक्चर एंड फाइब्रोसिस की रिस्क होती है वो कम होती है, रेयर होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं, यदि इन्फ्लेमेशन इन्वॉल्व कर जाता है, मसल्स लेयर को इन्वॉल्व कर जाता है तो इसकी वजह से टॉक्सिक मेगाकोलोन होता है, डायलेटेड लूप ऑफ द वोवेल्स होते हैं, ठीक है, डायलेटेड लूप्स ऑफ द वोवेल होते हैं, टॉक्सिक मेगाकोलोन। इसके अंदर है पी एंका प्रेजेंट होती है, पी एंका, ठीक है, पी एंका पॉजिटिव होती है, पी एंका प्रेजेंट होती है, बोथ द क्रोन डिजीज एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर पी एंका प्रेजेंट होती है। एंटीबॉडी टू द सैकेरोमाइसिस सेरिविसी ये ओनली क्रोन डिजीज के अंदर होती है। बेरियम स्टडी के अंदर लेड पाइप अपीयरेंस ऑफ द कोलोन क्रोन एंड अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होती है, ठीक है, ओके, बेरियम स्टडी के अंदर लेड पाइप ये होती है, लेड पाइप एपियरेंस मेनली होती है अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होती है। बेरियम स्टडी के अंदर लेड पाइप एपियरेंस ऑफ द कोलोन ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर होती है। एंटीबॉडी टू द सैकेरोमाइसिस सेरेविसी ये क्रोन डिजीज के अंदर होती है। पी एंका क्रोन और अल्सरेटिव कोलाइटिस दोनों के अंदर होती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन होती है वो टॉक्सिक मेगाकोलोन होती है। माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस, ओके, कोलेजिनस कोलाइटिस प्लस लिम्फोसिटिक कोलाइटिस, लेकिन माइक्रोस्कोपिक कोलाइटिस होती है कोलेजिनस कोलाइटिस एंड ओके लिम्फोसाइटिक कोलाइटिस। अब अपन बात कर लेते हैं ट्यूमर की। स्टोमक ट्यूमर के अंदर
सबसे पहले स्टोमक ट्यूमर, इसके अंदर होती है स्टोमक ट्यूमर या गैस्ट्रिक मैलिग्नेंसी, इसके अंदर एपिथेलियल ओरिजिन के होते हैं, वो होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और दूसरा होता है एडिनो कार्सिनोमा। एपिथेलियल होता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, दूसरा मोस्ट कॉमन होता है वो होता है एडिनो कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन होता है एडिनो कार्सिनोमा। मीजेनकाइमल ओरिजिन का होता है लियोमायोमा एंड जिस्ट, ठीक है, जिस्ट होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, मीजेनकाइमल होता है जिस्ट। और लिम्फोइड ओरिजिन का होता है एक होता है DLBCL, और दूसरा होता है मोस्ट कॉमन होता है वो होता है आपका माल्टोमा। उसके बाद सबसे पहले आ जाता है आपका एडिनो कार्सिनोमा। क्लासिफिकेशन है मॉर्फोलॉजी के बेसिस पर, ऑन द डेप्थ ऑफ द इन्वेजन, सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, इसके अंदर होता है अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर, दूसरा होता है लेट गैस्ट्रिक कैंसर। अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर इन्वॉल्व करता है म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा को, और इसका प्रोग्नोसिस होता है वो होता है गुड, और इसके अंदर इन्वॉल्व करता है मसल्स लेयर को इन्वॉल्व करता है, और इसका प्रोग्नोसिस होता है वो होता है पुअर, ठीक है, प्रोग्नोसिस होता है वो होता है पुअर। तो इसके अंदर होता है दो टाइप का होता है, एक होता है अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर और एक होता है लेट गैस्ट्रिक कैंसर, ठीक है। ऑन द डेप्थ ऑफ द इन्वेजन एडिनो कार्सिनोमा है, क्लासिफिकेशन है डेप्थ बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ऑन द डेप्थ ऑफ द इन्वेजन। इसके अंदर होता है अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर और दूसरा होता है लेट गैस्ट्रिक कैंसर। अर्ली वाला होता है सुपरफिशियल स्प्रेडिंग टाइप होता है, इसके अंदर म्यूकोसा सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होती है, इसके अंदर म्यूकोसा सब म्यूकोसा इन्वॉल्व होती है, प्रोग्नोसिस गुड होता है। इसके अंदर मसल्स लेयर इन्वॉल्व होती है लेट के अंदर, और प्रोग्नोसिस भी पुअर होता है। ऑन हिस्टोपैथोलॉजी के आधार पर ये दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटेस्टाइनल टाइप, और हिस्टोपैथोलॉजी के आधार पर दूसरा होता है डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर। एक होता है इंटेस्टाइनल टाइप और दूसरा होता है डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर। इंटेस्टाइनल टाइप होता है वो होता है P53 जीन म्यूटेशन और APC, ठीक है, इसके अंदर होता है APC जीन म्यूटेशन, और दूसरा होता है P53 जीन म्यूटेशन। ऑन द अपन माइक्रोस्कोपी के अंदर देखते हैं तो इसके अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है, वो इन्वेडिंग करती है स्टोमा को। ये देख सकते हैं ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड है और ये स्टोमा को इन्वेड कर रही है, ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड इन्वेडिंग द स्टोमा। और इसके अंदर म्यूटेशन होता है वो होता है ई कैथेरिन होता है, वो होल्ड करता है दो सेल्स को। इसके अंदर है ओके CDH1 जीन का म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर होता है CDH1 जीन का म्यूटेशन हो जाता है, ई कैथेरिन है तो लॉस हो जाता है दो सेल्स के बीच में। यहाँ सर ये देख सकते हो ये आपकी सेल्स है, सेल्स में म्यूसिन भरा होता है, ठीक है, म्यूसिन भरा होता है, पूरी सेल के अंदर म्यूसिन भरा होता है, न्यूक्लियस है वो चाइल्ड के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस होता है वो है सिग्नेट रिंग अपीयरेंस होता है, ठीक है, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस होता है। इसके अंदर नॉन कोहेसिव ट्यूमर सेल होती है और इसका वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट टूट जाता है, उसको बोलते हैं नॉन कोहेसिव ट्यूमर सेल्स होती है, इसका प्रोग्नोसिस वर्स्ट होता है। इसके अंदर सिग्नेट रिंग अपीयरेंस होता है, ठीक है, ओके। इसके अंदर होता है ई कैथेरिन लॉस की वजह से होता है, CDH1 जीन के म्यूटेशन की वजह से होता है, और ये देख सकते हैं पूरे में म्यूसिन भरा होता है और न्यूक्लियस एक साइड पुश हो जाता है। ये होता है डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर होता है। एक होता है इंटेस्टाइनल टाइप होता है, वो P53 APC जीन के अंदर म्यूटेशन होता है। इंटेस्टाइनल इसके अंदर ग्लैंड होती है जो कि इन्वेडिंग करती है म्यूकोसा को, ठीक है, इन्वेडिंग द स्ट्रोमा। इसके अंदर देख सकते हो ये म्यूसिन्स होता है, ओके, वेल डेवलप्ड ग्लैंड इन द, इसके अंदर वेल डेवलप्ड ग्लैंड होती है मसल्स लेयर के अंदर, ठीक है, ओके, वेल डेवलप्ड ग्लैंड इन द मसल्स लेयर, ये होती है मसल्स लेयर। इसके अंदर होती है वेल डेवलप्ड, ठीक है, मसल्स लेयर के अंदर ग्लैंड होती है, म्यूसिन होता है, ठीक है, वेल डेवलप्ड ग्लैंड होती है, ठीक है, वेल डेवलप्ड ग्लैंड इन द मसल्स लेयर के अंदर होती है। इसके अंदर है इंटेस्टाइनल ग्लैंड इन्वेडिंग द स्ट्रोमा, और इसके अंदर होती है नॉन कोहेसिव ट्यूमर सेल होती है और इसका प्रोग्नोसिस वर्स्ट होता है। इसके अंदर होती है म्यूसिन होता है, वेल डेवलप्ड ग्लैंड इन द मसल्स लेयर। उसके बाद में आ जाता है, उसके बाद में इसके अंदर आता है, ठीक है, इसके अंदर होता है जो आपका होता है ये टाइप 1 के अंदर होता है, इंटेस्टाइनल टाइप होता है। इसके अंदर होता है मेलिग्नेंट ग्लैंड है जो कि इन्वेडिंग कर रही है स्ट्रोमा को, जो कि वेल फॉर्म्ड होती है। दूसरा होता है आपका दूसरा टाइप होता है डिफ्यूज वाला, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर होता है, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर होता है लॉस ऑफ द, ठीक है, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर के अंदर होता है लॉस ऑफ द कोहेसन अमंग द ट्यूमर सेल। इसके अंदर ग्रोथ के अंदर दिखता है लाइनाइटिस प्लास्टिका, इसी का इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्वेजन ऑफ द ट्यूमर सेल, ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ इन्वेजन ऑफ द ट्यूमर सेल। इसके अंदर होती है इन द मसल्स लेयर, ठीक है, लेदर बोतल की तरह दिखता है, उसको बोलते हैं लाइनाइटिक प्लास्टिका, लेदर बोतल की तरह दिखता है, डिफ्यूज टाइप वाला, ठीक है, लॉस ऑफ द एडेशन। इसके अंदर सिग्नेट रिंग अपीयरेंस भी होता है और नॉन कोहेसिव ट्यूमर होता है, वर्स्ट प्रोग्नोसिस होता है, और CDH1 जीन के अंदर म्यूटेशंस होता है, ई कैथेरिन है वो लॉस हो जाता है डिफ्यूज टाइप के अंदर, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जिस्ट होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, ये मोस्ट कॉमन मेसेनकाइमल ट्यूमर ऑफ द स्टमक होता है। इसका ओरिजिन होता है इंटेस्टाइनल सेल्स ऑफ द कजाल या पेसमेकर सेल्स ऑफ द इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इसका साइट होती है स्टोमक, उसके बाद होता है इलियम और उसके बाद होता है कोलोन, स्टोमक इलियम और कोलोन, स्टोमक इलियम और कोलोन। म्यूटेशन होता है वो सी किट होता है, इसके बीच में आई आ रहा है, जिस्ट के बीच में भी आई आ रहा है। सी किट के अंदर मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है, जिस्ट के अंदर मोस्ट कॉमन म्यूटेशन होता है वो होता है सी किट म्यूटेशन। इसके अलावा होता है ओके PDGFR अल्फा, PDGFR अल्फा, एक होता है SDS, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज के अंदर म्यूटेशन होता है, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। तो इसके अंदर होता है पहला जिस्ट होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर, ये मोस्ट कॉमन मेसेनकाइमल ट्यूमर होता है स्टोमक का। ओरिजिन होता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द कजाल, पेसमेकर सेल ऑफ द इंटेस्टाइन, इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद साइट है स्टोमक, इलियम और कोलोन होती है। म्यूटेशन होता है सी किट म्यूटेशन होता है जिस्ट के अंदर मोस्ट कॉमन। इसके अलावा है ओके PDGFR अल्फा का म्यूटेशन होता है। उसके बाद SBS सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का म्यूटेशन होता है। ओके इंक्रीज एसोसिएशन विद NF1, ठीक है, ओके इंक्रीज एसोसिएशन विद इन NF1। मॉर्फोलॉजी के अंदर इसके अंदर दिखता है फ्लीसी मास इन द स्टोमक, स्टोमक के अंदर फ्लीसी मास दिखता है। ऑन द माइक्रोस्कोपी के अंदर इसके अंदर स्पिंडल सेल होती है और दूसरी सेल होती है वो मोस्ट कॉमन होती है एपिथेलियोइड सेल, मोस्ट कॉमन एपिथेलियोइड सेल होती है। इसके अलावा इसमें स्पिंडल सेल भी होती है और स्टोमक के अंदर फ्लीसी मास इन द स्टोमक दिखता है। ऑन द इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर अपन देखते हैं तो इसके अंदर CD17, ठीक है, इसके अंदर होता है CD17 फॉर द सी किट के लिए होता है CD17 फॉर द सी किट, और दूसरा होता है DOG डॉग 1 होता है, बेस्ट मार्कर फॉर द जिस्ट होता है डॉग 1।
ठीक है ओके DOG1 डॉग 1 बेस्ट मार्कर फॉर द जिस्ट और सी ओके CD 17 होता है फॉर द सी किट के लिए CD 17 होता है। एक होता है इसके अंदर कार्नीट्राइड होता है, कार्नीट्राइड के अंदर सबसे पहले होता है जिस्ट होता है, दूसरा होता है पैरा गैंग्लियोमा, ठीक है पहला होता है जिस्ट, दूसरा होता है पैरा गैंग्लियोमा और तीसरा होता है पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, ठीक है पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, ठीक है थर्ड होता है पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, ठीक है थर्ड होता है पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, सेकंड होता है पैरा गैंग्लियोमा और फर्स्ट होता है जिस्ट। कार्नीट्राइड्स के अंदर तीन चीज होती है, कार्नीट्राइड्स के अंदर तीन चीज होती है, जिस्ट, पैरा गैंग्लियोमा एंड पल्मोनरी कॉन्ड्रोमा, ठीक है दूसरा होता है कार्नी सस्ट्राकिस सिंड्रोम, कार्नी सस्ट्राकिस सिंड्रोम ये होता है पीडियाट्रिक, इसके अंदर होता है आपका पीडियाट्रिक जिस्ट होता है SDS लॉस की वजह से, पीडियाट्रिक जिस्ट होता है SDS म्यूटेशन की वजह से, इसके अंदर होता है जिस्ट प्लस पैरा गैंग्लियोमा, ठीक है ओके जिस्ट प्लस पैरा गैंग्लियोमा SDS लॉस की वजह से होता है, उसको बोलते हैं कार्नी सस्ट्रोकिस सिंड्रोम। पीडियाट्रिक जिस्ट SDS लॉस की वजह से जिस्ट प्लस पैरा गैंग्लियोमा होता है SDS म्यूटेशन की वजह से। और एक होता है कार्नीज ट्राइड अलग होता है, कार्नीज ट्राइड अलग है, दूसरा है कार्नीज ठीक है सस्ट्राकिस सिंड्रोम और इसके अंदर होता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री होता है जिस्ट का। उसके बाद आता है आपका इंटेस्टाइनल पॉलिप्स या उसको बोलते हैं कोलोरेक्टल पॉलिप्स, इंटेस्टाइनल पॉलिप्स या कोलोरेक्टल पॉलिप्स होते हैं, ये होते हैं proliferation of the mucosa and submucosa, ठीक है इंटेस्टाइनल पॉलिप या कोलोरेक्टल पॉलिप्स, ठीक है इंटेस्टाइनल पॉलिप्स या कोलोरेक्टल पॉलिप्स होते हैं, मोस्ट कॉमन साइट होती है कोलोरेक्टल रीजन के अंदर होती है, ठीक है इंटेस्टाइनल पॉलिप्स या कोलोरेक्टल पॉलिप्स के अंदर मोस्ट कॉमन साइट होती है कोलोरेक्टल रीजन के अंदर होती है। इसके अंदर होता है proliferation of the mucosa and submucosa। इसके अंदर दो टाइप होती है, एक होता है नियोप्लास्टिक, एक होती है नॉन नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक होती है वो एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं, ठीक है ओके नियोप्लास्टिक होती है वो एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं। जो नॉन नियोप्लास्टिक होती है वो सबसे पहला होता है हाइपरप्लास्टिक, हाइपरप्लास्टिक होता है, इसके अंदर होता है बिनाइन एंड सिरेटेड अपीयरेंस होता है, दूसरा होता है हिमाटोमेटस और थर्ड होता है इन्फ्लामेटरी। तो इसके अंदर तीन टाइप के होते हैं, पहला होता है इन्फ्लामेटरी, एक होता है इन्फ्लामेटरी, एक होता है हिमाटोमेटस, इन्फ्लामेटरी, हिमाटोमेटस एंड हाइपरप्लास्टिक। हाइपरप्लास्टिक होता है वो बिनाइन एंड सिरेटेड होते हैं और एक होता है एडिनोमेटस। तो इसके अंदर नॉन नियोप्लास्टिक जो इंटेस्टाइनल पॉलिप्स होते हैं कोलोरेक्टल रीजन के अंदर मोस्ट कॉमन होते हैं, म्यूकोसा सब म्यूकोसा का प्रोलिफरेशन होता है। दो टाइप होते हैं, नियोप्लास्टिक सिर्फ और सिर्फ एडिनोमेटस होते हैं वो नियोप्लास्टिक होते हैं, बाकी तीनों ही नॉन नियोप्लास्टिक होते हैं। इसके अंदर पहला होता है हाइपरप्लास्टिक जो कि बिनाइन और सिरेटेड होता है, दूसरा होता है हिमाटोमेटस और तीसरा होता है इन्फ्लामेटरी। इन्फ्लामेटरी, हिमाटोमेटस और हाइपरप्लास्टिक, सिर्फ एडिनोजोमेटस होता है जो वो नियोप्लास्टिक होता है। अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर हिमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं जो कि बिनाइन होते हैं, हिमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं, ठीक है हिमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं जो कि बिनाइन होते हैं और ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है ओके हिमाटोमेटस पॉलिप्स होते हैं जो कि बिनाइन होते हैं और दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्यूट्स जेगर सिंड्रोम और दूसरा होता है जुवेनाइल पॉलिप्स। एक होता है प्यूट्स जेगर सिंड्रोम, एक होता है प्यूट्स जेगर सिंड्रोम और दूसरा होता है जुवेनाइल पॉलिप्स। प्यूट जेगर सिंड्रोम होता है वो होता है 11 साल की एज पे होता है और ये 10 से 15 साल होती है, कॉमन एज होती है, एवरेज एज होती है 10 से 15 साल। और जो प्यूट जेगर सिंड्रोम की मोस्ट कॉमन साइट होती है वो जेजुनम में होता है, म्यूटेशन होता है STK11, ठीक है STK11 के अंदर म्यूटेशन होता है ऑन द माइक्रोस्कोपी के अंदर, इसके अंदर होती है ग्लैंड विद द मसल्स, ठीक है ओके ग्लैंड विद मसल्स अरेंज इन द आर्बोराइजिंग पैटर्न, ठीक है इसके अंदर होती है, ठीक है ओके ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड है वो अरे ठीक है ग्लैंड विद द मसल्स, ठीक है ग्लैंड विद मसल्स अरेंज इन द आर्बोराइजिंग पैटर्न। इसके अंदर पैटर्न होता है टी ब्रांच पैटर्न, ठीक है इसके अंदर पैटर्न होता है टी ब्रांच पैटर्न। ये होती है आपकी मसल्स होती है और ये मसल्स होती है और ये बहुत सारी आपकी ग्लैंड्स होती है, ठीक है इसके अंदर एक ग्लैंड होती है, ग्लैंड विद मसल्स, ठीक है ओके ग्लैंड विद मसल्स, ठीक है ओके ग्लैंड विद मसल्स अरेंज इन आर्बोराइजिंग पैटर्न टी ब्रांच पैटर्न। इसके अंदर मसल्स भी होती है और ग्लैंड्स भी होती है, टी आर्बोराइजिंग पैटर्न के अंदर होती है। इसके अंदर होता है abnormal proliferations of the gland okay in okay plus lamina propria and muscles in the polyps, ठीक है abnormal proliferation हो रहा है, abnormal proliferation of the gland lamina propria and muscles in the polyps। इसके अंदर है क्लिनिकल फीचर है म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन है वो प्यूट्स जेगर सिंड्रोम के अंदर होता है। सेकंड होता है इसका इंटूससेप्शन, ठीक है प्यूट्स जेगर सिंड्रोम में इंटूससेप्शन और दूसरा होता है म्यूकोक्यूटेनियस पिगमेंटेशन और इसके अंदर होता है टी ब्रांच पैटर्न या आर्बोराइजिंग पैटर्न होता है प्यूट्स जेगर सिंड्रोम के अंदर। STK11 के अंदर म्यूटेशन होता है, जेजुनम के अंदर होता है 10 से 15 साल होती है। दूसरा होता है जुवेनाइल पॉलिप्स, ये 5 साल से कम बच्चों के 5 साल से कम उम्र के अंदर होता है। इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है वो रेक्टम होती है, इसके अंदर SMAD4 के अंदर म्यूटेशन होता है, SMAD4 के अंदर म्यूटेशन होता है, रेक्टम इन्वॉल्व होती है 5 साल से कम के अंदर होता है। ये एबनॉर्मल डायलेटेड इसके अंदर होती है, एबनॉर्मल डायलेटेड ग्लैंड होती है, नीट के अंदर इमेज पूछी गई है एबनॉर्मल डायलेटेड ग्लैंड, ठीक है एबनॉर्मल डायलेटेड ग्लैंड होती है जुवेनाइल पॉलिप्स के अंदर। इसके अंदर नीट के अंदर पूछा गया, इसके अंदर मोस्ट स्पेसिफिक होती है रेक्टल ब्लीडिंग होती है, ठीक है जुवेनाइल पॉलिप्स के अंदर क्लिनिकल फीचर में रेक्टल ब्लीडिंग होती है। तो इसके अंदर एक खास बात है कि रेक्टल ब्लीडिंग होती है, इसके अंदर रेक्टल ब्लीडिंग होती है, इसके अंदर म्यूकोक्यूटेनियस प्रोलिफरेशन एंड इंटूससेप्शन होता है, ठीक है इसके अंदर एबनॉर्मल डायलेटेड इसके अंदर ग्लैंड होती है, एबनॉर्मल डायलेटेड ग्लैंड होती है, SMAD4 होता है, रेक्टम और उम्र होती है वो 5 साल से कम होती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों ही। उसके बाद आता है एडिनोमेटस पॉलिप्स, ठीक है एडिनोमेटस पॉलिप्स, ठीक है उसके बाद में आता है एडिनोमेटस पॉलिप्स होता है। एडिनोमेटस पॉलिप्स जो अपन ने पढ़ा था नियोप्लास्टिक होता है, ये एसोसिएटेड होता है HNPCC और फेब दोनों के साथ में एसोसिएटेड होता है एडिनोमेटस पॉलिप। फेब का होता है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस कोलाई और HNPCC के साथ में भी एसोसिएटेड होता है। ओके क्लिनिकली ये साइलेंट होता है, क्लिनिकली ये साइलेंट होता है एक्सेप्ट है विलस एडिनोमा, ये होता है हाइपोप्रोटीनीमिया एंड हाइपोकैलीमिया, ठीक है इसके अंदर होता है हाइपोकैलीमिया एंड हाइपोप्रोटीनीमिया, विलस एडिनोमा क्लिनिकली साइलेंट होता है। इसके अंदर एडिनोमेटस पॉलिप्स का हॉलमार्क होता है एपिथेलियल डिस्प्लेजिया जो कि मैलिग्नेंट होता है,
ठीक है। इसके अंदर होता है एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, एपिथेलियल डिस्प्लेजिया इसका हॉलमार्क होता है। इसके अंदर मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे सबसे पहले होता है ट्यूबुलर, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। सेकंड होता है विलस, ये मोस्टली इन्वेजन शो करता है। एक होता है ट्यूबुलो विलस, तीन टाइप होता है, एक हो गया ट्यूबुलर, दूसरा हो गया विलस मोस्टली इन्वेजन शो करता है, और तीसरा हो गया ट्यूबुलो विलस मोस्ट कॉमन होता है, वो होता है आपका ट्यूबुलर। तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन होता है वो ट्यूबुलर होता है, और विलस है वो मोस्ट कॉमनली शो करता है इन्वेजन को, और थर्ड होता है वो है आपका ट्यूबुलो विलस, ठीक है। ट्यूबुलो विलस एपिथेलियल डिस्प्लेजिया, एपिथेलियल डिस्प्लेजिया इसका हॉलमार्क होता है। क्लिनिकली ये साइलेंट होता है एक्सेप्ट है विलस एडिनोमा, ठीक है, एक्सेप्ट है विलस एडिनोमा होता है। इसके अंदर हाइपोप्रोटीनीमिया एंड हाइपोकैलीमिया होता है, हाइपोप्रोटीनीमिया और हाइपोकैलीमिया होता है विलस एडिनोमा के अंदर, और ये मोस्टली इन्वेजन शो करता है। साइज ऑफ द पॉलिप्स है वो साइज ऑफ द पॉलिप्स है वो है साइज ऑफ द पॉलिप्स से समानुपाती होती है रिस्क ऑफ द मैलिग्नेंसी, ठीक है। जितनी ज्यादा साइज ऑफ द पॉलिप्स बड़ी होगी उतनी ज्यादा रिस्क ऑफ द मैलिग्नेंसी ज्यादा होगी। अब आता है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिपोसिस पॉलिप्स, फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स होता है ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। एपीसी जीन ऑन द क्रोमोसोम 5q, ठीक है, एपीसी जीन है ऑन द 5q क्रोमोसोम पे होता है, एपीसी जीन ऑन द क्रोमोसोम 5q। इसके अंदर क्लासिकल फैब होता है, इसके अंदर 100 से ज्यादा पॉलिप्स होते हैं, 100 से ज्यादा पॉलिप्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। मोर देन 100 पॉलिप्स आर रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस, इंडिकेट करते हैं मैलिग्नेंसी को। 100 से ज्यादा पॉलिप्स है रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस, ओके, इंडिकेट करते हैं मैलिग्नेंसी को। ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, इंडिकेट मैलिग्नेंसी को करते हैं 100 से ज्यादा क्लासिकली फैब के अंदर, और एपीसी जीन होता है क्रोमोसोम है 5q। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं एटेन्यूएटेड फेब होता है, इसके अंदर होते हैं 30 एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं जो कि इंक्रीज द रिस्क ऑफ द मैलिग्नेंसी, ठीक है। एक होता है एटेन्यूएटेड फेब होता है जिसके अंदर 30 एडिनोमेटस पॉलिप्स होते हैं और इंक्रीज द रिस्क ऑफ द मैलिग्नेंसी। अब आता है कोलोन कैंसर, कोलोन कैंसर के अंदर सबसे पहले कोलोन कैंसर के अंदर इटियोलॉजी, इटियोलॉजी के अंदर होता है तेरा क्रेप्स सबसे पहले क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस एक रिस्क फैक्टर होता है, क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस एक रिस्क फैक्टर है। उसके बाद है रेशियो ऑफ द फैट टू फाइबर, ठीक है, रेशियो ऑफ द फैट टू फाइबर इंक्रीज। उसके बाद है एडिनोमेटस पॉलिप्स भी कोलोन कैंसर का रिस्क फैक्टर है। उसके बाद है पॉलिपोसिस सिंड्रोम, फेमिलियल पॉलिपोसिस, ठीक है, फेमिलियल पॉलिपोसिस सिंड्रोम भी एक रिस्क फैक्टर है। एक है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी एक रिस्क फैक्टर है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री, फेमिलियल पॉलिपोसिस सिंड्रोम, एडिनोमेटस पॉलिप्स, रेशियो ऑफ फैट टू फाइबर इंक्रीज एंड क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस ये रिस्क फैक्टर है। ट्यूमर मार्कर होता है कोलोन कैंसर का सीईए, कार्सिनो एम्ब्रायोनिक एंटीजन। इसके अंदर प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है एस्पिरिन, प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है एस्पिरिन और डाइटरी फाइबर। इसके अलावा सिग्नेट रिंग अपीयरेंस अपन को दिखता है बायोप्सी के ऊपर, ठीक है, सिग्नेट रिंग अपीयरेंस ऑन द बायोप्सी, ठीक है, इनके अंदर होता है सिग्नेट रिंग अपीयरेंस दिखता है बायोप्सी के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर होता है सिग्नेट रिंग अपीयरेंस ऑन द बायोप्सी, प्रोटेक्टिव फैक्टर होता है एस्पिरिन एंड डाइटरी फाइबर। इसके अंदर होता है स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री एंड फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलिप्स और एडिनोमेटस पॉलिप्स, रेशियो ऑफ द फैट टू फाइबर इंक्रीज, क्रोनिक अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसके अंदर जीन म्यूटेशन होता है वो 80% के अंदर होता है एपीसी बीटा कैटेनिन म्यूटेशन होता है। उसके बाद में होता है एपीसी बीटा कैटेनिन म्यूटेशन, उसके बाद होता है केरास, उसके बाद होता है स्मेड, उसके बाद होता है टीलोमरेज एक्टिवेशन। ये होता है एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस, एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। बेरियम एनीमिया के अंदर दिखता है एप्पल कोर अपीयरेंस होता है, ठीक है। कोलोन कैंसर के अंदर एप्पल कोर अपीयरेंस होता है बेरियम एनीमिया के ऊपर, ठीक है, एप्पल कोर अपीयरेंस होता है बेरियम एनीमिया के अंदर। इसके अंदर होती है एडिनोमा कार्सिनोमा सीक्वेंस। सबसे पहले होता है एपीसी बीटा कैटेनिन म्यूटेशन, उसके बाद होता है केरास, उसके बाद होता है स्मेड, उसके बाद होता है टीलोमरेज एक्टिवेशन, ठीक है। तो इसके अंदर अपन देख सकते हैं इसके अंदर होता है जीन म्यूटेशन, रेयरली होता है, वो होता है माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी पाथवे, एमएसआई, माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी पाथवे, ये रेयर होते हैं। अब आता है मॉर्फोलॉजी के अंदर सबसे पहले आता है एडिनोकार्सिनोमा। प्रोग्नोसिस इसका डिपेंड होता है डेप्थ ऑफ द इन्वेजन एंड लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ठीक है, लिम्फ नोड मेटास्टेसिस एंड डेप्थ ऑफ द इन्वेजन पर प्रोग्नोसिस डिपेंड है। अब आता है एडिनोकार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ द जीआईटी एडिनोकार्सिनोमा। एज होती है 50 से 60 ईयर। इसके अंदर जीन म्यूटेशन होता है p53 जीन म्यूटेशन, और दूसरा होता है एपीसी जीन। एपीसी की वजह से होता है कोलोन के साथ साथ में पॉलिप्स में भी होता है, कोलोन प्लस पॉलिप्स है एपीसी। उसके बाद होता है मिसमैच रिपेयर जीन, इसकी वजह से होता है एचएनपीसीसी, इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर पूछा गया मिसमैच रिपेयर जीन, इसकी वजह से होता है हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोन कैंसर, ठीक है, ओके, एचएनपीसीसी हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोन कैंसर। इसके अंदर होता है मिसमैच रिपेयर जीन होता है, ये होता है, ओके, एचएनपीसीसी कंडीशन होती है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं लिंच सिंड्रोम बोलते हैं। इसके अंदर होती है माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी, ठीक है, इसके अंदर है माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी, माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी आल्सो नाउन एज लिंच सिंड्रोम, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कंडीशन होती है। ये होती है हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोन कैंसर, हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस, ठीक है। इसके अंदर होता है हेरिडिटरी नॉन पॉलिपोसिस कोलोन कैंसर एचएन, ठीक है, एचएनपीसीसी मिसमैच रिपेयर जीन। एपीसी के अंदर होता है कोलोन प्लस पॉलिप्स, और एक होता है p53, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर होते हैं कोलोरेक्टल पॉलिप्स होते हैं, अपने पढ़ा था सेसाइल होते हैं, एक पेडुंकुलेटेड स्टॉल्क होता है, एक अपने पढ़ा था विलस होता है, एक ट्यूबुलर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर एक कोलोरेक्टल पॉलिप्स होते हैं, ये कोलोरेक्टल पॉलिप्स के प्रकार है। तो एडिनोकार्सिनोमा के अंदर अपने मोस्ट कॉमन कार्सिनोमा ऑफ द जीआईटी 50 से 60 पे होता है p53 एपीसी और ओके मिसमैच रिपेयर जीन, ओके, एचएनपीसीसी ऑटोसोमल डोमिनेंट आल्सो नाउन एज लिंच सिंड्रोम, माइक्रो सैटेलाइट इनस्टेबिलिटी। अब आता है कोलोरेक्टल पॉलिप्स के अंदर सेसाइल पॉलिप्स होते हैं, पेडुंकुलेटेड के अंदर स्टॉल्क होता है, इसके अलावा विलस होते हैं और ट्यूबुलर होते हैं। सेसाइल पॉलिप्स होते हैं और सिरेटेड पॉलिप्स होते हैं, उनके अंदर मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है, ठीक है। सेसाइल पॉलिप्स के अंदर
सेसाइल सेरेटेड पॉलिप्स के अंदर मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है वो ज्यादा होता है। अब आता है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द आईबीडी, इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। तो अपन ने इसके आईबीडी के अंदर अपने चार खास पढ़े थे। एक होता है माइक्रोबियल फ्लोरा, एक होता है इम्यून डिसफंक्शन, डिसरप्शन ऑफ द एपिथेलियल बैरियर, ठीक है। इसके अंदर होता है इम्यून डिसफंक्शन होता है, डिसरप्शन ऑफ द एपिथेलियल, ठीक है, इम्यून डिसफंक्शन होता है, डिसरप्शन ऑफ द एपिथेलियल बैरियर। दूसरा होता है माइक्रोबियल फ्लोरा और तीसरा इसके अंदर होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर के अंदर जीन होते हैं NOD2 और इंटरल्यूकिन 23 रिसेप्टर और ATG16। बाकी इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं डाइट, स्मोकिंग, एंटीबायोटिक यूज। तो इसके अंदर इसके अंदर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक फैक्टर के अंदर NOD2 जीन होता है खास। जेनेटिक फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, माइक्रोबियल फ्लोरा होते हैं और इम्यून का डिसफंक्शन होता है। इसके अंदर जब भी यहाँ पर पैथोजेंस आते हैं, पैथोजन आने की वजह से ये क्या करते हैं, पैथोजन आता है तो सबसे पहले एपीसी को पता चलता है। एपीसी के बाद में ये टी हेल्पर 1 एक्टिवेट होती है, उसकी वजह से टी हेल्पर 1 मैक्रोफेज और टी सेल को एक्टिवेट करती है जो कि विलाई को डैमेज करते हैं। इसके अलावा टी हेल्पर 2 और इसके अलावा टी हेल्पर 17 होती है जो कि न्यूट्रोफिल को एक्टिवेट करती है और जो कि विलाई को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो टी हेल्पर 17 से बनती है न्यूट्रोफिल एक्टिवेट होती है और टी हेल्पर 1 से मैक्रोफेज और टी सेल एक्टिवेट होती है जो कि विलाई को डैमेज करते हैं। अब आता आपने पढ़ा था कंजेनिटल एनोमली के अंदर डाइवर्टिकुलम। सबसे पहले डाइवर्टिकुलम का सबसे पहला है मैकल्स डाइवर्टिकुलम। ये मोस्ट कॉमन ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है। ऑल द 4 लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन इसके अंदर सीन होती है, ठीक है। ऑल द 4 लेयर ऑफ द इंटेस्टाइन इसके अंदर सीन होती है। मैकल्स डाइवर्टिकुलम ट्रू डाइवर्टिकुलम होता है। इसकी साइट होती है वो इलियम होती है और ये एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर पे होता है, एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर पे होता है, ठीक है। तो मैकल्स डाइवर्टिकुलम की साइट इलियम होती है, एंटी मेसेंट्रिक साइट होती है, मोस्ट कॉमन ट्रू डाइवर्टिकुला होता है। ऑल द 4 लेयर ऑफ इंटेस्टाइन सीन होता है। पैथोजेनेसिस के अंदर है जब फेल्ड इवोल्यूशन ऑफ द विटेलाइन डक्ट, ठीक है, फेल्ड हो गया इवोल्यूशन ऑफ द विटेलाइन डक्ट। इसके अंदर है ओकल्ट ब्लीड होता है, पेप्टिक अल्सर, यदि गैस्ट्रिक म्यूकोसा है तो पेशेंट पेप्टिक अल्सर के साथ में भी प्रेजेंट कर सकता है। इसके अंदर होता है मैकल्स डाइवर्टिकुलम के अंदर होता है रूल ऑफ द 2% पॉपुलेशन के अंदर होता है विद इन 2 फीट ऑफ द इलियोसिकल वॉल के 2 फीट के अंदर होता है, 2 इंच लॉन्ग होता है, मेल और फीमेल के अंदर रेशियो 2:1 होता है। सिम्टम होते हैं वो एट द 2 ईयर ऑफ द एज। तो सिम्टम एट द 2 ईयर ऑफ द एज मेल और फीमेल के अंदर रेशियो 2:1, 2 इंच लॉन्ग होता है, 2 फीट होता है, इलियोसिकल जंक्शन से और 2% पॉपुलेशन के अंदर होता है। एक्वायर्ड डाइवर्टिकुलम होता है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है सिग्मोइड कोलन, ठीक है। एक्वायर्ड डाइवर्टिकुलम की मोस्ट कॉमन साइट होती है सिग्मोइड कोलन। तो अब आता है आपका इसोफेजाइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के अंदर 2 3 4 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसोफेजाइटिस के अंदर है इन्फ्लेमेशंस ऑफ द इसोफेजियल म्यूकोसा, ठीक है। इन्फ्लेमेशंस ऑफ द इसोफेजियल म्यूकोसा को बोलते हैं इसोफेजाइटिस। इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिफ्लेक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट इन द लोअर इसोफेगस। डायग्नोसिस के लिए अपन करते हैं 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग करते हैं। एक होती है तेरा मल्टीपल इसोफेजियल रिंग दिखती है, उसको बोलते हैं इंक्लूडिंग द सेट्स की रिंग। ये हॉलमार्क होता है लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस के अंदर, इसकी इमेज आ रही है, ठीक है। इसोफेजाइटिस के अंदर मल्टीपल इसोफेजियल रिंग दिखेगी इंक्लूडिंग द सेट्स की रिंग। हॉलमार्क होता है लोअर 1/3, ये हॉलमार्क होता है मल्टीपल इसोफेजियल रिंग, ये होती है लोअर 1/3 ऑफ इसोफेगस के अंदर होती है। ये ओके पीपीआई से रिलीफ नहीं मिलता है क्योंकि एटोपी के कारण होती है। ये होती है इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस होती है, इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस होती है। इससे पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से इसमें रिलीफ नहीं मिलता है क्योंकि ये एटोपी की वजह से होती है इयोसिनोफिलिक इसोफेजाइटिस। उसके अलावा हर्पीज वाला भी पूछ रखा है। हर्पीज के अंदर होते हैं पंच्ड आउट अल्सर होते हैं, इसोफेगस के अंदर हर्पीज की वजह से पंच्ड आउट अल्सर होते हैं। सीएमवी की वजह से इसोफेगस के अंदर शैलो अल्सर होते हैं, इनके अंदर ओवल आई इंक्लूजन होता है, हिस्ट्री ऑफ द इम्प्लांट प्रेजेंट होती है। फंगल अल्सर के अंदर इसोफेगस के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन मेनली कैंडिडा की वजह से होता है, म्यूकर की वजह से भी हो सकता है और एस्परजिलस की वजह से भी हो सकता है। इसके अंदर होता है जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस होता है, ये है ओके आल्सो सीन इन नॉर्मल इंडिविजुअल, ओके बट अनकॉमन होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर भी पंच्ड आउट अल्सर करता है। इसके अलावा सीएमवी और फंगस होता है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर होते हैं। तो इसके अंदर है सीएमवी इंपॉर्टेंट है, हर्पीज के अंदर पंच्ड आउट अल्सर होते हैं, सीएमवी के अंदर शैलो अल्सर होते हैं, फंगल इन्फेक्शन मेनली कैंडिडा की वजह से होता है और इसका डायग्नोसिस होता है इसोफेजाइटिस का वो होता है जीईआरडी, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। एक होता है इसोफेजियल लेसरेशन, इसोफेजियल लेसरेशन को बोलते हैं मेलोरी वीज टियर, 2-3 बार पूछ चुके हैं एफएमजी के अंदर, मेलोरी वीज टियर, इसोफेजियल लेसरेशन को बोलते हैं मेलोरी वीज टियर। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल होता है, सिर्फ और सिर्फ म्यूकोसल टियर होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकोसल टियर होता है, साइट होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन, ठीक है, इसकी साइट होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। मेलोरी वीज टियर की साइट होती है गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकोसल टियर होता है। इसका कॉज है एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर होता है, एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के अंदर होता है। इसके अंदर फोर्सफुल रेचिंग सेंसेशन आते हैं अगेंस्ट द क्लोज्ड ग्लोटिस, ठीक है, इसके अंदर आता है फोर्सफुल रेचिंग सेंसेशन अगेंस्ट द क्लोज्ड ग्लोटिस, कॉज होता है इन द एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के अंदर गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन साइट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकोसल टियर होते हैं मेलोरी वीज टियर के अंदर। इसके अंदर सुपरफिशियली टियर होते हैं, म्यूकोसल टियर जो कि सुपरफिशियली टियर होते हैं। इसका ट्रीटमेंट कोई रिक्वायर नहीं होता है, डोंट रिक्वायर द सर्जरी, इसमें कोई सर्जरी रिक्वायर नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसोफेजियल लेसरेशन, ठीक है, इसोफेजियल लेसरेशन इसको बोलते हैं मेलोरी वीज टियर भी बोलते हैं, गैस्ट्रो इसोफेजियल जंक्शन साइट होती है, लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकोसल टियर होता है, एल्कोहलिक पेशेंट के अंदर होता है, एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के अंदर होता है, फोर्सफुल रेचिंग सेंसेशन अगेंस्ट द क्लोज्ड ग्लोटिस आते हैं, सुपरफिशियल म्यूकोसल टियर होता है, कोई ट्रीटमेंट की सर्जरी की रिक्वायर्ड नहीं होती है। उसके बाद आता है बोरहाउस सिंड्रोम। बोरहाउस सिंड्रोम होता है वो ट्रांसम्यूरल टियर होता है, यह साइट होती है लेफ्ट पोस्टेरो लेटरल पार्ट, ठीक है, लेफ्ट पोस्टेरो
लेफ्ट पोस्टेरोलेटरल पार्ट अराउंड 3 to 5 सेंटीमीटर अबव द जीई जंक्शन। ये साइड होती है लेफ्ट पोस्टेरोलेटरल, ठीक है, लेफ्ट पोस्टेरोलेटरल पार्ट अराउंड 3 to 5 सेंटीमीटर अबव द जीई जंक्शन। और इसकी कॉम्प्लिकेशन होती है मीडिया स्टेनाइटिस, कॉम्प्लिकेशन होती है मीडिया स्टेनाइटिस। इसके होता है बोराव सिंड्रोम, ट्रांसम्यूरल टियर होता है लेफ्ट पोस्टेरोलेटरल पार्ट अराउंड 3 to 5 सेंटीमीटर अबव द जीई जंक्शन। अब आती है बेरेट इसोफेगस। बेरेट इसोफेगस के अंदर होता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है विद द स्क्वेमस म्यूकोसा, ठीक है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, ठीक है, इसके अंदर होता है इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया होता है विद इन द स्क्वेमस म्यूकोसा के अंदर होता है मेटा इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया प्रोग्रेस कर जाता है डिस्प्लेजिया के अंदर, और डिस्प्लेजिया की वजह से हो जाता है एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू, और बाद में होता है इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा। इसके अंदर है कॉज होता है बेरेट इसोफेगस का जीईआरडी। मॉर्फोलॉजी है 3 सेंटीमीटर से कम लेंथ है उसको बोलते हैं शॉर्ट सेगमेंट, 3 से ज्यादा है उसको बोलते हैं लॉन्ग सेगमेंट। ओके, लॉन्ग सेगमेंट के अंदर होती है मोर रिस्क ऑफ द कार्सिनोमा। इसका हॉलमार्क होता है गोबलेट सेल होती है, उसके अंदर होता है एलसीएन ब्लू स्टेन होता है, ठीक है, गोबलेट सेल होती है, इसके अंदर होता है एलसीएन ब्लू स्टेन होता है, ठीक है, इसके अंदर होती है गोबलेट सेल मिलती है और एलसीएन, ओके, एलसीएन ब्लू स्टेन होता है, ठीक है ना, इसके अंदर ओके हॉलमार्क के अंदर गोबलेट सेल होती है, एलसीएन ब्लू स्टेन होता है। तो इसके अंदर सबसे पहले होता है मेटाप्लेजिया, मेटाप्लेजिया से होता है डिस्प्लेजिया, डिस्प्लेजिया से होता है एडिनोकार्सिनोमा इन सिटू, उसके बाद होता है इन्वेजिव एडिनोकार्सिनोमा। और इसके अंदर शॉर्ट सेगमेंट हो सकती है, लॉन्ग सेगमेंट हो सकती है, को जीआरडी होती है मोर रिस्क ऑफ द एडिनो, मोर रिस्क ऑफ द कार्सिनोमा। एक होता है आपका प्यूट-जेगर सिंड्रोम, एक होता है जुवेनाइल पॉलिप्स। प्यूट-जेगर सिंड्रोम के अंदर मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सेवेरल मैलिग्नेंसी, ठीक है, मैलिग्नेंट पोटेंशियल होता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ द सेवेरल मैलिग्नेंसी एट द बर्थ, सेक्स कोड ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस, एट द कोड होता है एट द बर्थ है सेक्स कोड ट्यूमर ऑफ द टेस्टिस। और लेट चाइल्डहुड के अंदर होता है गैस्ट्रिक ट्यूमर। सेकंड एंड थर्ड डिकेड के अंदर होता है कोलोन, पैंक्रियाटिक, ब्रेस्ट, लंग एंड टेस्टिकुलर ट्यूमर, कोलोन, पैंक्रियाटिक, ब्रेस्ट, लंग, टेस्टिकुलर ट्यूमर, टेस्टिकुलर ट्यूमर। जुवेनाइल पॉलिप्स होता है इफ जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम ओके लीड टू एडिनोकार्सिनोमा, इफ जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम लीड टू एडिनोकार्सिनोमा। इफ आइसोलेटेड जुवेनाइल पॉलिप्स है स्पोरेडिक है जो कि बिनाइन होता है, इफ आइसोलेटेड जुवेनाइल पॉलिप्स है जो कि स्पोरेडिक होते हैं तो बिनाइन होगा, और जुवेनाइल पॉलिपोसिस सिंड्रोम है उसकी वजह से लीड टू एडिनोकार्सिनोमा। इसके अलावा आता है ओके अदर सिंड्रोम्स विद हिमाटोमेटस पॉलिप्स। सबसे पहले होता है काउडेन सिंड्रोम। काउडेन सिंड्रोम भी ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। काउडेन सिंड्रोम होता है P10 जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। तो काउडेन सिंड्रोम नीट के अंदर पूछा गया है, काउडेन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, P10 जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। इसके अंदर होता है बेस्ट, बी का मतलब होता है ब्रेस्ट ट्यूमर, बी का मतलब होता है ब्रेस्ट ट्यूमर, ई का मतलब होता है एंडोमेट्रियल ट्यूमर, एस का मतलब होता है स्किन ट्यूमर, और टी का मतलब होता है थायराइड ट्यूमर, ठीक है, इसके अंदर है टी का मतलब होता है थायराइड ट्यूमर। इंक्रीज द रिस्क ऑफ द, ठीक है, इंक्रीज किसकी रिस्क बढ़ाता है तो बेस्ट की रिस्क होती है वो इसके अंदर बढ़ जाती है। बेस्ट है, बी का मतलब है ब्रेस्ट ट्यूमर, ई का मतलब है एंडोमेट्रियल ट्यूमर, एस का मतलब है स्किन ट्यूमर, और टी का मतलब है थायराइड ट्यूमर। काउडेन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। दूसरा है आपका क्रोनकाइट कनाडा सिंड्रोम। क्रोनकाइट कनाडा सिंड्रोम ये होता है नॉन हेरिडिटरी पॉलिप्स होते हैं, इसके अंदर नॉन हेरिडिटरी पॉलिप्स होते हैं। इसके अंदर नेल एट्रोफी, हेयर लॉस, नेल एट्रोफी, हेयर लॉस, एबनॉर्मल स्किन पिगमेंटेशन, ककेक्सिया, एनीमिया विद कोलोन पॉलिप्स, एनीमिया विद कोलोन पॉलिप्स। इसके क्रोनकाइट कनाडा सिंड्रोम। एक होता है आपका फेब के अंदर कौन कौन से सिंड्रोम एसोसिएटेड होते हैं, एक होता है गार्डनर, ठीक है, गार्डनेर सिंड्रोम, और दूसरा होता है टर्कोट सिंड्रोम। इसके टर्कोट सिंड्रोम के अंदर होता है सीएनएस ट्यूमर, मेडुलोब्लास्टोमा एंड ग्लायोब्लास्टोमा। इसके अंदर होता है सीएनएस ट्यूमर, टर्कोट सिंड्रोम के अंदर होता है सीएनएस ट्यूमर, मेडुलोब्लास्टोमा एंड ग्लायोब्लास्टोमा। दूसरा होता है गार्डनर सिंड्रोम के अंदर होता है ओस्टियोमा ऑफ द मेडिबल स्कल एंड लॉन्ग बोन, ओस्टियोमा ऑफ द मेडिबल स्कल एंड लॉन्ग बोन। दूसरा होता है डेस्मोइड ट्यूमर, एसोसिएटेड होता है कंजेनाइटल रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, क्लासिक फैब के साथ में, ठीक है, एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ठीक है, क्लासिकल फैब के अंदर होता है एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, क्लासिकल फैब। अब आता है ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स। इसके अंदर होता है एडिनोकार्सिनोमा होता है ट्यूमर ऑफ द अपेंडिक्स। सेकंड होता है कार्सिनोइड, मोस्ट कॉमन होता है, इसके अंदर होता है सिनेप्टोफाइसिन, टिपिकली पॉजिटिव इन कार्सिनोइड ट्यूमर, ठीक है, ओके, सिनेप्टोफाइसिन है टिपिकली पॉजिटिव इन द कार्सिनोइड ट्यूमर, मोस्ट कॉमन कार्सिनोइड ट्यूमर इन द इलियम, लेकिन कार्सिनोइड होता है वो मोस्ट कॉमन होता है, ओके, सिनेप्टोफाइसिन टिपिकली पॉजिटिव होता है कार्सिनोइड ट्यूमर के अंदर। मोस्ट कॉमन कार्सिनोइड अकर इन द, ओके, मोस्ट कॉमन कार्सिनोइड अकर इन द इलियम है कार्सिनोइड, मोस्ट कॉमन है सिनेप्टोफाइसिन। उसके बाद है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा, इसको बोलते हैं इनलेट पैच। ये होता है अपर 1/3 ऑफ द इसोफेगस, अपर 1/3 ऑफ द इसोफेगस के अंदर होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक गैस्ट्रिक म्यूकोसा अपर 1/3 ऑफ द इसोफेगस के अंदर होती है। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द गैस्ट्रिक एडेनोमा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द गैस्ट्रिक एडेनोमा होता है एंट्रम, ठीक है। गैस्ट्रिक एडेनोमा के रिस्क फैक्टर है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, एट्रोफी, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया एंड फेब, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेजिया, फेब, एट्रोफी एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा एडेनोमा की रिस्क होती है। एक होता है काउडेन सिंड्रोम, अपने पढ़ा था अभी, काउडेन सिंड्रोम होता है एसोसिएटेड होता है P10 म्यूटेशन के साथ में। अब अपन पढ़ेंगे म्यूटेशंस, ओके, म्यूटेशंस पढ़ेंगे और उसके साथ में उनके जीन पढ़ेंगे। खास सबसे पहले अपन देख लेते हैं, खास सब देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला है PDGF, PDGF की वजह से होता है एस्ट्रोसाइटोमा, PDGF की वजह से होता है एस्ट्रोसाइटोमा। दूसरा है PDGFR, PDGFR इसकी वजह से होता है ग्लायोमा, PDGFR में होता है ग्लायोमा, PDGF से होता है एस्ट्रोसाइटोमा, ठीक है, ओके, एस्ट्रोसाइटोमा। दूसरा होता है EFGR2, इससे होता है ब्रेस्ट कार्सिनोमा, EFGR2 ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड की वजह से होता है मैन सिंड्रोम, और किट की वजह
वजह से होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिंड्रोम, केरास की वजह से होता है कोलोन कार्सिनोमा, तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेट की वजह से होता है मैन सिंड्रोम, रेट की वजह से होता है मैन सिंड्रोम, किट की वजह से होता है जिस्ट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्टोमल ट्यूमर, केरास की वजह से होता है कोलोन कैंसर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एबीएल की वजह से होता है सीएमएल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राफ की वजह से होता है पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, सेकंड होता है हेयरी सेल ल्यूकीमिया और थर्ड होता है कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। लेकिन ब्राफ की वजह से पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड, हेयरी सेल ल्यूकीमिया, कोलोरेक्टल कार्सिनोमा। एक होता है बीटा कैटेनिन, उसकी वजह से होता है एससीसी हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। एक होता है सी मिक की वजह से होता है बर्किट लिम्फोमा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एन मिक की वजह से होता है न्यूरोब्लास्टोमा, एनएफ1 की वजह से एनएफ1, एनएफ2 की वजह से एनएफ2 और पी10 की वजह से होता है, एक होता है काउडेल सिंड्रोम, इसके अलावा होता है प्रोस्टेट एंड एंडोमेट्रियल ट्यूमर, इसके अलावा एपीसी से होता है कोलोन कैंसर, आरबीसी होता है रेटिनोब्लास्टोमा, उसके अलावा है ओस्टियोसार्कोमा एंड पिनियलोब्लास्टोमा, डब्ल्यूटी1 से होता है विलियम्स ट्यूमर, बरका 1 से होता है ब्रेस्ट एंड ओवेरियन ट्यूमर, बरका 2 से होता है ब्रेस्ट इन द मेल के अंदर मेनली, इसके अलावा प्रोस्टेट एंड गोल ब्लेडर ट्यूमर। तो इसके अंदर खास खास है, एक होते हैं बरका 1 और बरका 2, बरका 1 और बरका 2। बरका 1 से होता है ब्रेस्ट एंड ओवेरियन ट्यूमर, बरका 2 से होता है मेल के अंदर ब्रेस्ट, प्रोस्टेट एंड गोल ब्लेडर। इसके अलावा एपीसी से होता है कोलोन कैंसर, आरबी से होता है रेटिनोब्लास्टोमा। इसके अलावा एनमिक और सीमिक से होता है बर्किट लिम्फोमा, एनमिक से होता है न्यूरोब्लास्टोमा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है ब्राफ पेपिलरी कार्सिनोमा ऑफ द थायराइड एंड हेयरी सेल ल्यूकीमिया। इसके अलावा एबीएल की वजह से होता है सीएमएल। इसके अलावा होता है केरास से होता है कोलोन कैंसर। इसके अलावा होता है किट से होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर। एक होता है आपका आरईटी रेट की वजह से होता है मैन सिंड्रोम, रेट की वजह से होता है मैन सिंड्रोम। एक होता है पीडीजीएफ एस्ट्रोसाइटोमा और काउडेन में होता है ओके पी10 म्यूटेशंस। तो ये अपने पढ़ लिया, ये अपने जीन और म्यूटेशन पढ़ लिए। इसके अलावा अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए, फेब काउडेन गार्डनर सिंड्रोम्स, ये बाकी सब अपने सिंड्रोम्स देखे, प्यूट जेगर सिंड्रोम पैथोफिजियोलॉजी देखी और इसोफेजाइटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जीआईटी।